सो अब हम आ गए थर्ड चैप्टर पे एनसीईआरटी पे मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम देखें। यहां पर अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने बताया कि अभी तक सारा डिस्कस कर लिया कि ऋग वैदिक से स्टार्ट हुआ, स्टोन एज से बेसिकली स्टार्ट हुआ और हम पहुंच गए मॉडर्न टाइम्स में। मॉडर्न टाइम्स में कि और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी हम चेंज देख रहे हैं दो चीजें हम सबसे बड़ी देख रहे हैं, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन होगी, फ्यूडलिज्म बहुत ज्यादा आ गया, और एक पावर वैक्यूम आ जाता है। और जब भी पावर वैक्यूम आएगा बेसिकली राजे की सीट जब भी खाली होएगी कोई ना कोई कोशिश करेगा उसे फिलअप करने की। और लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा है कि ये राजे की जो सीट है बेसिकली दिल्ली वाली सीट है जो, अब वो कौन ऑक्यूपाई कर जाता है, इंग्लिश, ब्रिटिशर्स, बट इन पर्टिकुलर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं होती, आपने दिमाग में बिठा के रखना है कि वो राज कर रहे हैं, बट एक कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक ट्रेडर जब राज करने की कोशिश करेगा उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा राज करने का? ट्रेडर, हाँ, ट्रेडर क्या चाहेगा, सबसे बड़ी चीज क्या चाहेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करने के चक्कर में क्या होगी, एक्सप्लॉयटेशन। तो हमने हमेशा बैक ऑफ माइंड में, चाहे वो एजुकेशन लेके आ रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे वो सती एबॉलिश कर रहे हैं, चाहे विडो रीमैरिज अलाउ कर रहे हैं, चाहे चाइल्ड मैरिज वो खत्म कर रहे हैं, चाहे मतलब कि रेलवेज लेके आ रहे हैं, टेलीग्राफ, बट बैक ऑफ द माइंड आपके यही रहना चाहिए कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी है और ट्रेडिंग कंपनी का काम क्या है, प्रॉफिट। आज की डेट में भी अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है, कोई अगर हम कहें कि सोशल कॉज कर रही है तो इतना ज्यादा सही वो नहीं सूट करता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ भी कहेगी तो उसके पीछे कुछ और रीजन होगा, उसका अपना रीजन होगा। और यही रीजन क्या है, यहां से स्टार्ट हो जाता है कि हाथी के जो दांत होते हैं वो दिखाने के कुछ और है और खाने के कुछ और है। एंड अब यही ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपना सेटअप क्रिएट करेगी। सेटअप मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस, सिविल सर्विसेज, जुडिशरी और सोशल और कल्चरल इफेक्ट्स देगी, बट लोगों को दिखाने के लिए कि भाई नहीं जी हम बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके दो कारण होंगे। नंबर 1 बीइंग ट्रेड करना। ट्रेड करना किससे करना है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, उधर रॉ मटेरियल आ गया, सब कुछ खरीदने वाला भी जो चाहिए दुनिया में वो कौन होगा? इंडियन जो होंगे। तो सबसे पहले उनको करना है ट्रेड। नंबर 2 क्या है? उन्हें करनी है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्यों? तभी तो प्रॉफिट होगा। अगर वो किसी को एक्सप्लॉइट ही नहीं करेंगे तो अगर हम देखें ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है, इंडिया में आती है, तो उसको हम कह देते हैं 1600 में उसकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है ना। लेकिन 1757 तक, रादर 64 तक आप लगा लो, 64 तक वो सिर्फ एक मिडलमैन थी, ब्रोकर थी वो, कि पंजाब से सामान लिया, बंगाल से सामान लिया, मैसूर से सामान लिया, यूरोप में जाके बेच दिया, ठीक है। दैट मीन्स यहां से 100 की चीज ली, वहां जाके 120 की बेच दी, और वो प्योरली ट्रेडिंग काम कर रही थी। और यहाँ के राजाओं को भी बहुत अच्छी लग रही थी बात ये कि यार बढ़िया बात है, हमारा सामान बिक रहा है। आर्टिशियंस को बहुत अच्छा लग रहा था, पीजेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा था कि यार हमें अपने जो कमाई का पूरा मतलब कि हक मिल रहा है, ठीक है ना। तो बड़े खुश थे सारे, कारण पैसा आ रहा है इंडिया में। और पैसा आ रहा है इंडिया में, इसका हमें कहां से पता लगता है? ये वाला पीरियड देखो। इससे पहले का जो आर्किटेक्चर है, 1600 से पहले का आर्किटेक्चर क्या है? कुतुब मीनार। और 1600 के बाद का आर्किटेक्चर क्या है? ताजमहल। एक डायनेस्टी की, एक एम्पायर की प्रोस्पेरिटी कहां से पता लगती है? अगर आज की डेट में भी दो मतलब कि इंडिविजुअल्स की प्रोस्पेरिटी को मैंने आपको बताना, आपको बताना हो कि कौन सा ज्यादा प्रॉस्परस है, तो क्या करोगे आप? उसका घर देख लोगे, ठीक है ना। तो यही बात हो रही है। उससे पहले क्या घर है? कुतुब मीनार, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, दिल्ली के कोने पे मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब पैसा बहुत ज्यादा आ गया, ये यूरोपियंस जो है बेसिकली आ गए, इन्होंने ब्रोकरेज करनी शुरू करी, सामान यहां से खरीदा, फिनिश गुड्स भी और रॉ मटेरियल भी, दोनों यहां से खरीदा और बेचा आगे जाके। बट एक्सप्लॉइटिव नेचर नहीं थी, कारण स्ट्रॉन्ग मुगल रूल था उस टाइम पे। मुगल्स ने उनको कंट्रोल में रख के दिया था, ठीक है, इतनी सी लिबर्टी थी, और उसके बदले में भी पैसे लिए। तो बेसिकली उन्होंने इंडियन जो चीज थी, कल्चर था,
उसे संभाल के रखा। ठीक है, इंडियन कल्चर को उन्होंने संभाल के रखा, क्योंकि जो पहले चक्रवर्ती रूलर था वो शहंशाही हिंदुस्तान था, तो बेसिकली वो इंडियनाइजेशन हर एक ग्रुप की होती रही। तो सेम इज विद मुगल्स, बट लेटर मुगल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि वो यूरोपियंस को एंड इन पर्टिकुलर ब्रिटिशर्स को रोक सकें कि वो कोई भी गलत काम करें। तो ये देखो प्रॉस्पेरिटी यहां से पता चलती है कि पहले बन रहे हैं कुतुब मीनार जैसे मॉन्यूमेंट्स, नो डाउट, ठीक है, बढ़िया है, बट कुतुब मीनार और ताजमहल में जमीन आसमान का फर्क है, जो उसके आर्किटेक्चर में है, क्या अलग है। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी 1600 से 1764 तक। क्या हुआ 1764 में? बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर हो गई। बैटल ऑफ बक्सर के क्या बाद क्या मिला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट मिल गई उन्हें। दीवानी मतलब कि वहां से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो मैं करूंगा। अब यहां पर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर जमाने शुरू कर दी। ठीक है, फाउंडेशन हो गया अब यहां पे, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। अब 1757 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट फर्म है, ठीक है। अब 1757 में वर्ल्ड के लेवल पे देखो क्या चल रहा है इस टाइम पे, मिड 18th सेंचुरी में क्या बहुत बड़ी एक मॉडर्न वर्ल्ड की घटना होती है। क्या होती है? नहीं, अभी नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया इंग्लैंड में क्या आ गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आएगा तो नया मर्चेंट खड़ा होगा। अब जब नया मर्चेंट खड़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है तो वो पुराना खेल रही है, वो अपना पूरा मतलब कि मजे में, क्योंकि क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जब ऑफिशियल्स वापस इंडिया से घर जाते थे ना, तो ये पूरे बैग भर भर के पैसे लेके जाते थे। अब वहां पे जो नई मर्चेंट क्लास थी, उसका कोई पड़ोसी होगा, वो रोल्स रॉयस ले आया एक बार, अगली बार गया उसने जैगुआर के डाली, अगली बार गया मर्सिडीज, वो कहता है यार इंडिया से जब भी आते नया गाड़ी निकाल लेते हैं। तो सेम वे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उधर आ गया, नया मैन्युफैक्चरिंग क्लास खड़ा हो गया, और नए मैन्युफैक्चरिंग क्लास की इतनी से थी कि उसने गवर्नमेंट में होल्ड बनाना शुरू कर दिया। अब ये नया मैन्युफैक्चरिंग क्लास गवर्नमेंट को यूज करके ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में वीक करेगा, ताकि जो ये 100 रुपए की चीज यहां से उठा के 120 में बेच देता है, वो कहता है अगर मैं खुद ही जाके इंडिया जाऊं और वहां जाके खरीद लूं इस चीज को, वहां जाके शायद मेरे को ये 80 में मिल जाए। तो बेसिकली वो मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की धीरे धीरे सरकार को यूज करके वो खत्म करेंगे, और सरकार को ऐसे मौके मिलेंगे भी। ईस्ट इंडिया कंपनी वीक कब होएगी? जब उसे पैसे की जरूरत होगी। पैसे की जरूरत क्यों? क्योंकि उसने मराठाओं के साथ भी लड़ना है, कार्नाटिक के साथ भी लड़ना है, मैसूर में भी लड़ना है, सिखों के साथ भी लड़ना है, दिल्ली पे कब्जा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना इतना बड़ा संभाल के रखना है। तो ये जब मौका उसको मिलेगा सरकार को, तो अपने लोगों की भलाई के लिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कम करेंगे धीरे धीरे करके। अब हमने यही देखना है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा, जब तक ब्रिटिश क्राउन, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद चलो ब्रिटिश क्राउन सारा ओवरटेक कर लेता है इंडियन पोजेशंस को, बट उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रह रही है, ठीक है, उसके ऑफिसर्स आ रहे हैं, लैंड रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं वो, उसके बाद अपनी सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, पुलिस, आर्मी, ये सारा सिस्टम बना रहे हैं। तो इसके क्या फीचर्स रहेंगे? बट इसका प्राइम फीचर क्या रहेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे होगा? एक्सप्लॉयटेशन से। तो इनकी सारी पॉलिसी सिर्फ प्रॉफिट और एक्सप्लॉयटेशन के आसपास घूमेंगे। जहां पे इनका फायदा है वो उनके हिसाब से, और जहां पे इनका फायदा नहीं है वो वहां पे ये ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। कंडीशन ऑफ 18th सेंचुरी हमने पढ़ ली। पावर वैक्यूम बना, पावर वैक्यूम को फिल कर दिया ब्रिटिशर्स ने। एंड बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने क्या करा? अपना पॉलिटिकल कंट्रोल शुरू कर दिया। पहले इन्होंने क्या करा? सिर्फ रेवेन्यू फंक्शन रखा, और जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, डे टू डे अफेयर्स थे, वो किसके थ्रू चलाए रहे? लोकल किंग्स के थ्रू। क्योंकि इंग्लिश जो है बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो एक फॉरेनर है अभी, और आते सार वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कोई पॉलिसी बोल दे कि नहीं आज से ये नहीं, आज से ये प्रैक्टिस फॉलो होगी, कोई मानेगा? नहीं मानेगा, प्रोटेस्ट हो जाएगा फालतू में। अब जो बिजनेसमैन है वो कम से कम चाहेगा कि मेरी लड़ाई हो, क्योंकि बिजनेस के लिए हमेशा वॉर खराब होती है। हाँ जी, बिजनेस के लिए वॉर हमेशा खराब है, डिस्टर्बेंस उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो ज्यादा से वो क्या करता है? लोकल किंग को अपना पपेट बना के रखता है। कब तक? जब तक लोकल किंग से विश्वास ना उठ जाए
और ब्रिटिशर्स को एक इजी एक्सेस ना मिल जाए कि यार देखो आपके साथ जो आपका ही किंग है वो गलत कर रहा है, तो लेट मी हैंडल द सिचुएशन और मैं आकर तुम पे राज करूंगा, उसको भी टैक्स देना तुम मुझे टैक्स दे रहे हो। तो ये बस वो मौका ढूंढेंगे। तो इनिशियली क्या है, लोकल किंग्स, लोकल शिकदार या लोकल रिप्रेजेंटेटिव, इनके थ्रू ये रूल कर रहे हैं अभी, ठीक है। बट 1772 में वॉरेन हेस्टिंग आएगा और ये डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर देगा। वो बोलेगा अब से एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं देखूंगा, बेसिकली कंपनी देखेगी, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तो पहले ही हम कर रहे हैं। तो 72 के बाद अब एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू होगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन कब से चल रही है? ट्राइबल सोसाइटी जब थी तब एडमिनिस्ट्रेशन की ना जरूरत थी ना इतनी कैपेसिटी थी। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन किसका होगा? एक एम्पायर का। और एम्पायर कब होगा? जब उसकी एक इकोनॉमी होगी। इकोनॉमी का मतलब जब स्टेट के पास पैसे आएंगे। और ये टैक्सेशन का सिस्टम कब शुरू हो जाता है? महाजनपद में हमें दिखता है कि सबसे पहले जब स्टेट की फॉर्मेशन होती है, कब होती है? जब वो टैक्सेशन कर देते हैं, टैक्स मतलब कि लोग जब टैक्स देंगे तब होती है। तो वहां से बढ़ते बढ़ते अब हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स तक आ गए कि अब जो इकोनॉमी है वो चलेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से, यानी कि जो इंग्लिश बैंकिंग सिस्टम है, इंग्लिश बैंकिंग सिस्टम है उसके हिसाब से चलेगी। और कहीं भी अगर कंट्रोल करना है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री जहां मर्जी उठा लो, जिस पावर ने, जो पावर इज कैपेबल ऑफ इस्टेब्लिशिंग अपना इकोनॉमिक कंट्रोल इन दैट प्लेस, उसने वहां पे जीत लिया। तो यानी कि जहां पे उसने अपना बैंक इस्टेब्लिश करने के में कामयाब हो गए ना, तो इंग्लिश ने क्या करा, यहां पे आके सबसे बड़ी चीज इंडिया में क्या थी? खेती हो रही थी सबसे ज्यादा। खेती किस पे हो रही थी? लैंड पे हो रही थी। लैंड क्या थी? प्राइमेस्ट सोर्स था बेसिकली, ठीक है। तो लैंड को ही उन्होंने कमोडिटी बना दिया। उन्होंने बोला कि लैंड आज से कमोडिटी है, तुम इसे बेच सकते हो, तुम इसे खरीद सकते हो, तुम इसे गिरवी रख सकते हो। कहां पर? बैंक में। बेसिकली जो पहले किंग का काम था कि सारे देश का राजा कौन, हर कमोडिटी का राजा कौन? राजा, जो किंग है, एम्परर है। बट अब राजा कौन है? जिसके पास वो जमीन है। अगर मेरे पास एक 100 गज की जगह है तो मैं उसका राजा हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आई गिव इट टू बैंक। और आज नहीं तो कल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी टैक्सेशन पॉलिसीज ऐसी रहेंगी जो एक्सप्लॉइटिव होंगी। और अगर मेरे पास एक जमीन है जिसपे मैं क्रॉप्स उगा रहा हूं, मैं टैक्स नहीं भरने में कामयाब, तो मैं एंड में आज नहीं तो कल मुझे क्या बनना करेगा? लोन लेना पड़ेगा। और लोन मैं किससे लूंगा? बैंक से। और बैंक को गिरवी क्या रखनी पड़ेगी? अपनी जमीन। अगर बैंक के पास नहीं जाऊंगा, मनी लेंडर के पास जाऊंगा। मनी लेंडर के पास भी क्या गिरवी रखनी पड़ेगी? अपनी जमीन। तो बेसिकली जमीन को रोटेट करा दिया उन्होंने, कमोडिटीज को रोटेट करा दिया मार्केट में, और मार्केट चलती कर दी। और मार्केट चलती करने का मतलब अपना बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया। अब ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सारा चेंज कर दिया उन्होंने। और जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो सोसाइटी भी चेंज होगी, ठीक है। अब सोसाइटी में कैसे चेंज होगी? अब लस्सी खत्म होगी, अब वो बोलते थम्स अप, थम्स अप चीज है। धोती खत्म कर दी, बोले जीन्स है। जो नेटिव हमारी अपनी लैंग्वेजेस थी, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी थी, उन्होंने बोला ये गलत है, हमें चाहिए इंग्लिश। आज की डेट में भी ये देखो, उन्होंने जो सोच डाली थी वो आज की डेट तक है। आज की डेट में 5 स्टार होटल में पंजाब में चल जाओ और वहां पे जाके उससे पंजाबी में बात करोगे, अगर पंजाबी हिंदी में बात करो, वो थोड़ा सा और ही देखते हैं, ठीक है। बट यही आप इंग्लिश में बात करोगे, अगला बोले नहीं जी आओ जी बैठो बैठो बैठो। सो ये उन्होंने जो बताना था ना वो हमारे दिमाग में डाल दिया। आज तक हो सकता है हमारे में कि कोई धोती पहन के बाहर घूमने जा रहे, लेकिन हमने खुद ने नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? हालांकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है बेसिकली, और जो कपड़े हैं वो क्लाइमेट के हिसाब से डलते हैं। तो जो खुले डुले कपड़े हैं वो ही इंडिया को सूट करते हैं। बट नहीं, आज की डेट में तो हम स्किन फिट जीन्स डालते हैं। ये कपड़े बिल्कुल मतलब कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ चले गए, यानी कि कैपिटलिज्म की तरफ चले गए। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन ही है कैपिटलिज्म, या कैपिटलिज्म की देन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये वन एंड द सेम थिंग है। तो इन्होंने जो ये चीज डालनी थी दिमाग, बेसिकली कल्चर में जो चेंज लाना था वो ला दिया इन्होंने। बट ये स्टार्ट कहां से हुआ? बैंकिंग सिस्टम से। क्योंकि इकोनॉमी जब चेंज होगी
पॉलिटी चेंज होगी, पॉलिटी चेंज हो रही है, पॉलिटी चेंज होगी, कल्चर चेंज होगा, हो गया, कल्चर चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, और सोसाइटी चेंज होगी तो रिलीजन चेंज होगा। ये सारे जो है ये बिल्कुल आपको फंडा दिमाग में होना चाहिए। हर एक फैक्ट, हमेशा मैं वही बोल रहा हूँ, फैक्ट्स के लिए तो आप जहां मर्जी से पढ़ लो, ये अगर एक थोड़ा सा माइंड मैप सा बना होगा ना कि हो क्यों रहा है चीज, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है याद रखना। बस ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है, बट उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ना कि वेलफेयर गवर्नमेंट। अब अगर एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है, बेसिकली रिलायंस जाके अफ्रीका पे कब्जा कर देता है, ठीक है, वहां पे जाके बिजनेस करता है और अल्टीमेटली वहां पे कब्जा कर लेता है, तो रिलायंस का मकसद क्या होगा? वहां पे अफ्रीकन लोगों की भलाई होगी, वो जो होगा मैं मैक्सिमम रिसोर्स निकाल लूं और जब ये खाली हो जाएगा मैं छोड़ के चल दूं, तो रिलायंस कभी चाहेगा? तो सेम उस टाइम का रिलायंस कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। वेस्ट जब चार्टर जो बेसिकली किंग था, क्राउन था इंग्लैंड का, उसने दो कंपनियां बनाई, एक बोला वेस्ट इंडीज चल जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में चले गई, एक ईस्ट इंडिया चल जो आप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट देख लो। तो ईस्ट इंडियन कॉन्टिनेंट, ईस्ट इंडियन कंपनी जो है बेसिकली वो एक ट्रेडिंग कंपनी है। वो तो जब तक उसको मुनाफा मिलता रहेगा, रिसोर्स की एक्सप्लॉयटेशन करता रहेगा, तो तब तक वो पूरा एक्सप्लॉइट करेगा, और जब खाली हो जाएगा वो छोड़ के भाग जाएगा। तो यही ब्रिटिशर्स के साथ हुआ। जब तक तो इंडिया एसेट था उन्होंने नहीं छोड़ा, जब इंडिया लायबिलिटी बन गया तो उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और उनका ईस्ट इंडिया कंपनी अगर काम करेगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे होगा? एक्सप्लॉयटेशन से। उसके अलावा क्या होगा? सबसे नंबर 1 तो यही रहेगा हमारा हमेशा, प्रॉफिट। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्यों क्रिएट कर रही है? कंट्रोल रखने के लिए। बंगाल में भी बैठे हैं, मद्रास में भी बैठे हैं और बॉम्बे भी बैठे हैं, तो बेसिकली एक ट्रायंगल बन गया ये सारा, ठीक है। अब इनमें कंट्रोल करना। दूसरी बात है ट्रेड करना। ट्रेड के लिए तो आए थे, जब 1600 में आए हैं, 1600 में ब्रिटिशर्स इन पर्टिकुलर आए हैं, तो क्यों करने आए? ट्रेड करने आए। ट्रेड कब होगा? जब लॉ एंड ऑर्डर होगा। अगर लड़ाइयां ही होती रहेंगी, लड़ाइयां ही छुपाते रहेंगे, तो कहां पे ट्रेड हो जाएगा उनका? उसके बाद एंड में क्या है अपने देश का? इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो कौन था? पंजाब पंजाब के लिए लड़ रहे थे, अवध अवध के लिए लड़ रहा था, बंगाल बंगाल के लिए लड़ रहा था, इवन रिवोल्ट ऑफ 1857 तक ये चलता रहा, ठीक है ना। हर कोई अपने नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। उधर से रानी झांसी अपनी झांसी के लिए लड़ रही है, उधर से कुंवर सिंह है, एक जमींदार है, बेसिकली वो कहते हैं मेरे को मेरा स्टेट वापस कर दो, उसके बाद जो मर्जी करो। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या सारे ब्रिटिशर्स किसके लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, क्राउन के लिए। हमेशा हर लड़ाई को क्या कह रहे हैं? क्राउन, कि हम तो जी क्राउन के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कभी देखा कि मैं तो इंग्लैंड के लिए लड़ रहा हूं, मैं स्कॉटलैंड के लिए लड़ रहा हूं, मैं वेल्स के लिए लड़ रहा हूं, ये नहीं है। वो हमेशा क्राउन के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या करना? ब्रिटेन का इंटरेस्ट सबसे पहले देखना है उन्होंने। तो ये सारे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो बनेगा अब इनका, वो कैसा बनेगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। अब रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं, 64 में बैटल ऑफ बक्सर होगी, रेवेन्यू राइट्स मिल गए बंगाल बिहार उड़ीसा के। तो वो क्या करेगा? सबसे पहले मिडलमैन ढूंढेगा, और उसको मिडलमैन कौन मिलेंगे? गुमस्तस, यहां पे लिखा होगा कहीं पे। वो इंडियन ऐसे कुछ लॉयल मतलब कि ढूंढेगा कि जो उसके लिए काम करे। उनको क्या बोल रहे हैं? गुमस्तस। अब ये गुमस्तस लोग वो हैं जो हर गली मोहल्ले, हर गांव में जाके, हर शहर में जाके वहां से आर्टिशन से सामान लेंगे। बट अब दिक्कत क्या है? आर्टिशंस पहले भी बेच रहे थे, ठीक है, बट वो पहले क्या था? चाहे तो वो ब्रिटिशर्स को बेचे, चाहे फ्रेंच को बेचे, चाहे पोर्चुगीज को बेचे, चाहे डच को बेचे, चाहे वो इंडियन ट्रेडर्स को बेचे। बट अब जब रॉबर्ट क्लाइव आ गया, बैटल ऑफ बक्सर होगी और पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया, अब एक ही खरीदार है सिर्फ। मार्केट में एक चीज को बेचने वाले अगर 10 हो और खरीदार सिर्फ एक हो, तो किसका रेट होगा? खरीदार का, सेलर का कि बायर का? बायर का रेट होगा। तो जो पहले 100 रुपए की चीज खरीद रहा था वो बंदा, वो बोलेगा कि मेरे को तो 10 रुपए में चाहिए, और देनी है दो, नहीं तो रखो। अब आर्टिशियन है अगर कोई और वो चीज को बना रहा है, वो बोलेगा कि मेरे को तो 10 रुपए मिल रहे हैं, चलो कुछ तो खाने को तो कुछ मिलेगा। तो वो इस चीज को सिर्फ एक ही बायर है, ब्रिटिशर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, सिर्फ उनको ही बेचेगा। और धीरे धीरे जब ये एक्सप्लॉयटेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो बोलेंगे कि 100 रुपए वाली चीज जो है
वो मुझे 2 रुपए में चाहिए। वो बोलेगा ठीक है 2 रुपए दे दो। बट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पॉलिटिकल कंट्रोल पूरा मिल गया, दीवानी राइट्स बेसिकली सारे मिल गए उनको, रेवेन्यू राइट्स मिल गए कि टैक्स भी देना तुमने, लेकिन टैक्स तेरा बंदा, किसी का बंदा 4 रुपए, वो बोलेगा कि 2 रुपए तू ऐसा कर, तू ये सामान भी दे और 2 रुपए एक्स्ट्रा भी दे। तो बेसिकली अब जो सारी इंडस्ट्री थी, वो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री बंगाल की इन पर्टिकुलर, वो सारी हो जाती है खत्म। और ये आर्टिशन जब जॉबलेस हो जाता है, ये कहां पर जाएगा फिर इसके बाद? क्या काम, कुछ तो काम करना ही है। नहीं, ब्रिटिशर्स के पास भी जाएंगे, या ये बन जाएंगे फार्मर्स, या ये बन जाएंगे पीजेंट्स या फार्मर्स बन जाएंगे, यानी कि लैंडलेस लेबरर्स हो जाएंगे। कि कोई फार्मर ऐसा है, इससे पहले क्या था कि एक फार्मर वो होता था जिसके पास लैंड होती थी, बट अब ऐसे के पीजेंट्स हो गए, जैसे अब सीरी वाली बात करते हैं, जो पंजाब में भी कंसेप्ट है, क्या है कि जो एक्चुअल जिसकी लैंड है वो तो काम करता नहीं है, यहाँ पे बहुत रेयर करते हैं, या पूरे इंडिया में ही देख लो, वो नहीं काम करते। कौन करता है? जिसके पास और कुछ करने को नहीं है, वो आता है, वो काम करता है। तो सेम वे यही सिचुएशन क्रिएट हो रही है अब यहाँ पे, लैंडलेस लेबरर्स क्रिएट हो रही है। इंग्लैंड में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यही किया था कि जो फार्मिंग है उसको खत्म कर दो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री लगाओ। और यहां पर भी वही यही कर रहे हैं कि लैंडलेस लेबरर्स हो, उसकी एक्सप्लॉयटेशन हम एज ए पीजेंट्स करेंगे। बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद क्या हुआ? जो 100x की चीज थी वो कभी तो x पे आ गई और कभी x/50 पे आ गई, मतलब कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने कि 100 रुपए की वाली चीज को 1 रुपया भी नहीं देना, रादर उसको बोलना कि तेरी तरफ जो बकाया है वो बढ़ता है मेरा, तो उसको वापस कर मेरा। एंड इनरोड्स टू गुमस्तस, अच्छा ये लिखा हुआ। तो ये कौन, जो लोग जा रहे थे जो आर्टिशियंस के पास, हैंडीक्राफ्ट ओनर्स के पास या मिल वालों के पास, कि ये जो चीज है आज से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचनी है तुमने, और किसी को नहीं बेच सकते, और उस रेट पे जिसपे हम बोलेंगे, और रेट देने भी होंगे, पैसे तो देखेंगे, नहीं तो वो भी। तो दीज ऑफिसर्स वर कॉल्ड गुमस्तस। तो ये टर्मिनोलॉजी वाली चीज आ जाती है आपके पास। उधर से क्या हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी इधर अपनी एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। इंग्लैंड में क्या हो रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्या हुआ? एक न्यू मर्चेंट क्लास डेवलप हो रही है। और उनका क्या मकसद रहेगा? देखो, पहले क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वही हमने बोला 1600 से लेकर 1757 तक इंडिया से माल लिया, थोड़े से प्रॉफिट पे बेच दिया। उसके बाद उसका पॉलिटिकल पावर आ गई, उसने उस 100 रुपए वाली चीज को 10 रुपए में लिया और मार्केट में 200 रुपए का बेच दिया। बट हम ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही है, बट जो नया मर्चेंट 1, मर्चेंट 2, मर्चेंट 3, यहां से चाहे 10 रुपए में खरीद के इनको 80 में दे रही है, और ये आगे चाहे 100 में बेच रहे हैं, बट इनको पता तो है ना कि ये 10 रुपए की खरीद रहे हैं। तो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हुई पड़ी है। अब ये सारे M1, M2, M3 इकट्ठे होएंगे और सरकार पे जोर डालेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को किया जाए कम। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाएगी आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के बाद में, उसके बाद ये वाला एंगल खत्म हुआ, यानी कि ये 10 रुपए वाली चीज अब इनके पास 10 रुपए में पहुंच रही है। अब सारे प्लेयर्स आ जाएंगे, और सारे प्लेयर्स आने का इंडिया को क्या नुकसान होगा? अब एक राजा नहीं रहेगा, हर ब्रिटिशर राजा होगा और हर इंडियन गुलाम होगा। वो मूवी देखिए आपने, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, बोर्ड लगा होता है, वो अमिताभ बच्चन की है, कोई नाम भूल गया मैं, उसमें बाहर लिखा होता है डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा इंडियंस का। आज तक क्या था? ब्राह्मण अलग था, क्षत्रिय अलग था, वैश्य अलग था, शूद्र अलग था। अब सारे बराबर हो गए। अब ब्राह्मण भी डॉग के बराबर है और शूद्र भी जो है वो डॉग के बराबर है। सो इंडियन जो सोशल कल्चर, सोशल एक बना हुआ था, चलो जो भी है सही है गलत है उसमें नहीं जाएंगे, बट एक जो बना हुआ था सारा क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ था, सारा खत्म कर दिया इन्होंने बोला कि ओनली ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस आर सुपीरियर टू ऑल अदर्स। और यहां पे क्या करा? इंडियन सारे ही एक थाली में उन्होंने कवर अप कर दिए। अब कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई ये नहीं कि तू वहां से नहीं खा सकता, मैं पानी ले सकता, या फिर कोई भी जो इनके रहे, तो सारे इंडियंस बराबर कर दिए इन्होंने। तो यहां से यही हमने सीखना है। तो ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लिया। M1, M2, M3 सारे मर्चेंट इकट्ठे हुए, उन्होंने खत्म कर दिया उनको। अब क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने का मतलब मशीन्स बन गई। मशीन्स कौन सी? जो एक फिनिश्ड गुड्स दे सकती हैं, बेसिकली आपको फिनिश्ड गुड्स दे सकती हैं। अगर एक मशीन जो है 1 मिनट में 100 यूनिट बना सकती है और वही आर्टिशियन को 10 दिन लग जाते हैं वो बनाने को, तो कौन लेगा उसको? वो बोलते हैं छोड़ो, हमें अब फिनिश्ड गुड्स के लिए हमें चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल चाहिए, इसके लिए 2 चीजें करनी पड़ेगी उन्हें। जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट यानी कि इंडियन आर्टिशियंस है उनको खत्म करना पड़ेगा और रॉ मटेरियल पे जोर देना पड़ेगा कि प्रोडक्शन जो है, फार्मिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो इसके लिए वो क्या करेंगे? 2 चीजें कि एक तो जब एक ही ओनर है, सिर्फ ब्रिटिशर्स को बेच सकते हो, वो बोलते हैं कि हमें तो 100 रुपए वाली चीज 1 रुपए में चाहिए, देनी है दो, नहीं देनी ना दो। अगला कहता है यार ये तो काम ही छोड़ो। इससे क्या हुआ? आर्टिशियन क्लास जो है वो खत्म होगी। और आर्टिशियन क्लास खत्म होने के बाद कुछ काम करना, वो क्या करेंगे? फार्म पे जाएंगे। फार्म पे जाके वो क्या करेंगे? फार्मिंग करेंगे और जिससे रॉ मटेरियल जो है वो बढ़ेगा। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी थी कि हमें चाहिए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल हम इंडिया से उठाएंगे, उसको यूरोप में बनाएंगे, बेसिकली ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बनाएंगे उसको मशीनों पे और वापस मार्केट्स में बेच देंगे। अब मार्केट में बेचना तो उसको खरीदने वाला भी कोई होना चाहिए। तो एक ऐसी क्लास नई डेवलप होएगी जो इनके लॉयल कस्टमर्स होंगे, ब्रिटिश गुड्स के लॉयल कस्टमर्स होंगे। और ये कौन लोग होंगे? नया जो मिडिल क्लास खड़ा होगा। आज तक भी हम देखेंगे मिडिल क्लास जो है ना वो बड़ा ब्रिटिशर्स का गुणगान करता है। अमीर जो है बहुत ज्यादा वो नहीं करता और बहुत ज्यादा जो गरीब है वो नहीं कभी करता। कौन करता है? मिडिल क्लास, क्योंकि उसी को उन्होंने सिखा दिया था अमेरिकन ड्रीम। वो कहते नहीं, वो गाना भी जो है कि मेरा जूता है जापानी एंड ऑल दिस, भी ये सारे उनके दिमाग में डाल दिया, मिडिल क्लास को समझा दिया। गरीब तो बेचारा हमेशा ही मर रहा था, अमीर को कभी टेंशन ही नहीं थी। उसको अगर वो राज नहीं कर रहा, उसको पेंशन लग रही है, पेंशन नहीं लग रहा वो इंग्लैंड चल जाता है, तो उसका ठीक है, उन दोनों का ठीक है। बट मिडिल क्लास जो है वो आज तक लॉयल रहा है और वो कैपिटलिज्म का पूरा सबसे बड़ा जो कस्टमर है कौन है आज की डेट में भी? मिडिल क्लास है। अब गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम आर्टिशियंस ले रहे थे बट बिल्कुल ही 0 रेट पे। तो इसमें क्या हुआ? जो इंडियन एक्सपोर्टर्स थे वो क्या बन गए? इंडियन इंपोर्टर्स। अब जब एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, इंडिया में से कोई खरीद के यूरोपियन पावर या ब्रिटिश पावर कोई सामान को बाहर लेके नहीं जा रही, तो एक्सपोर्टर तो खत्म। तो यानी कि एक्सपोर्ट खत्म हो गया और इंपोर्ट हमारा बढ़ गया। आज तक इसीलिए मेक इन इंडिया का रौला पड़ रहा है कि यार मेक इन इंडिया करो ताकि हम एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट नहीं करना। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जब हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस होता है, तो उस चीज को बढ़ाना है हमने, इंपोर्ट को कम से कम और एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा, तभी तो पैसा आएगा। जो हम सोने की चिड़िया गोल्डन स्पैरो कहते थे, वो क्या कहते, क्यों कहते थे? क्योंकि हर चीज एक्सपोर्ट हो रही थी, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट आइलैंड्स के साथ में हम बार्टर कर रहे थे और इधर अफ्रीकन लैंड्स के साथ हम गोल्ड सिल्वर ले रहे थे। बेसिकली हर चीज बाहर जा रही थी और अंदर सिर्फ और सिर्फ वेल्थ आ रही थी। बट अब क्या हुआ? बाहर को जा नहीं रहा, सारा कुछ अंदर ही आ रहा है। अब अंदर आ रहा है तो उसके बदले में क्या होगा? पैसा बाहर निकलेगा और पैसा बाहर निकलेगा इंग्लैंड में जाएगा। इंग्लैंड में जाएगा तो उसका आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे कि जो ये 1800 से लेके 1900 तक या 1947 तक बना है, वो क्यों इतना मतलब कि आलीशान लगता है इंग्लैंड का? ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ सुना ना? ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। इंडिया का जो सोने की चिड़िया थी उसका सोना तो सारा निकाल दिया, चिड़िया अंदर उसमें रख दी पिंजरे में, सोना सारा गया कहां में? इन्वेस्ट हो गया उनके घरों में। और आज भी उसकी मतलब कि आप फोटोज में देखा करो जो मैं चीजें बोलता हूं ना, क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है कि उस टाइम की है, वो आज तक आपको बताते हैं कि हाँ ऐसा शायद हुआ था। तो आप फोटोज देखोगे उनके घर, महल, म्यूजियम्स कैसे कैसे बन रहे हैं, कितने बड़े बड़े आलीशान बन रहे हैं। क्या उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ग्रोथ हो रही है, इंडस्ट्रियली इतना ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हो रहा है वहां पे सिस्टम कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर वो बिल्कुल फ्री के खाते लड़ रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कहां से जा रहा है पैसा? सारा उनकी कॉलोनी से जा रहा है। और सबसे ज्यादा कॉलोनीज कहां से निकलती हैं? इट इज सेड कि ब्रिटेन अपने टोटल इनकम का 7% जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे लगा रहा था
और उसमें से 7% में 2% सिर्फ और सिर्फ इंडिया से जा रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, पैसा जा रहा था। अब एक्सपोर्ट खत्म हो गया था, क्योंकि एक्सपोर्ट तो कॉम्पिटिटिव रहा ही नहीं, तो वो लोग इंपोर्टर्स ने क्या करा, इंपोर्ट करना शुरू करा। क्योंकि जो यहाँ पे 100 की चीज थी वो मशीन बनाती थी 20 की, और यहाँ पे आके वो 30 की बेच देते थे। तो ट्रेडर ने तो देखो कभी भी, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी है, चाहे वो इंडियन ट्रेडर है, ट्रेडर को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट, और जहां से वो मिलेगा उसको वो कर लेगा। सो अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चेंज हो गया, और अब इसको खरीदने के लिए भी जो चाहिए वो कौन सा आ गया, मिडिल क्लास आ गया। बट अब मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास कौन सा होगा, जो वेस्टर्न जो फैसिलिटीज है उसको यूज करेगा, उनके दिए हुए कपड़े डालेगा, उनका दिया हुआ खाना खाएगा, बट इसके साथ साथ क्या करेगा, उनके दिए हुए स्कूलों में भी जाएगा, कॉलेजेस में भी जाएगा। और कॉलेजेस में जाने का मतलब क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ था बताओ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, रेनेसांस क्यों हुआ था, चलो वो बता दो। इंडिया जब पढ़ रहे हैं तो इंग्लैंड को, वर्ल्ड को नहीं आप माइनस कर सकते, सबको इकट्ठे जोड़ के पढ़ना, तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हो क्यों रहा है ऐसा। जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर को हरा दिया था, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हो गया था बेसिकली, ठीक है, तो कॉन्स्टेंटिनोपल से कहां पे गए, इटली वाली साइड पे, इटली से रेनेसांस निकला। वहां जाके उन्होंने देखा कि पोप ने तो अलग ही आतंक मचाया हुआ है यहाँ पे, कि हमारा ग्रीक कल्चर जो है, पेगन गॉड वाला कल्चर तो ये है ही नहीं है। उन्होंने वहां पे प्योरिफिकेशन शुरू कर दी। प्योरिफिकेशन मतलब ह्यूमैनिज्म की बात करी कि यार इंसान को इंसान समझो, तुम तो मतलब कि भगवान बनी बैठे हो बीच के लोग। तो उसमें क्या हुआ, लोगों की रैशनल थिंकिंग हुई, आर फैक्टर उनका एक्टिवेट हो गया, बत्ती जल पड़ी उनकी। मतलब वो सोचने लगे, लोग सोचने लगे, सोचने से क्या हुआ, उनके दिमाग चलने लगा, दिमाग से क्या हुआ, पेंटिंग बना रही किसी ने कोई स्कल्पचर बना दिया, किसी ने स्टीम इंजन डिस्कवर कर दिया। स्टीम इंजन डिस्कवर कर दिया, इंडिया का रास्ता निकाल दिया, इंडिया का रास्ता निकाल दिया। ऐसी फैक्ट्री बना दी उन्होंने, फैक्ट्री बना दी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। तो क्या हुआ था बेसिकली, दिमाग उनका क्या हुआ, एजुकेशन भी मिली, एजुकेशन से क्या हुआ, इनका आर फैक्टर वाली बत्ती भी जल पड़ी कि यार नहीं, ये तो गलत बात है। कि इंग्लैंड ने अपने ग्लोरियस रेवोल्यूशन टाइम पे तो ये बोला कि नहीं जी, इंसान को इंसान की तरह समझना चाहिए, जो राजा है वो भगवान नहीं है, राजा एक जस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये भी सारे उनके दिमाग में आइडियाज आए। और यहां से क्या निकलती है हमारी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। राजा राम मोहन रॉय, द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। मिडिल क्लास के अगर 90% नुकसान थे तो 10% इसके फायदे भी थे, कि राजा राम मोहन रॉय से स्टार्ट होके आगे ज्योतिबा फूले आएंगे, ठीक है, जो खुद एक मतलब कि सत्यशोधक समाज की फाउंडेशन करेंगे। तो मिडिल क्लास में से ही कई लोग ऐसे जो फॉर्चुनेट एनफ थे, ठीक है, या फिर जिनके पास पुराने कुछ एसेट्स थे, वो यूज करके क्या करेंगे, नेशनल यूनिटी की बात करेंगे। और यही यूनिटी बढ़ती बढ़ती आगे जाके क्या बनेगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल चलेगी इस पे। तो ये हो गया, मैं बिल्कुल आगे तक ले जाता हूं तो, बट आप यहां पे स्टिक रहा करो पॉइंट को। मैं बिल्कुल ले जाता हूं कि मिडिल क्लास बना, उसने ये काम करा। ये मिडिल क्लास सिर्फ खरीदने के लिए नहीं है, ये मिडिल क्लास वही है जो बाद में जाके क्या बनेगा, राजा राम मोहन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बेसिकली इनको दिमाग खोल दिए, लॉ पढ़ा इन्होंने, जाके यहां पर पढ़े, लंदन पढ़े। ऐसे ये देखो कि ब्रिटेन की ये कॉलोनीज है, ठीक है, आप कनाडा को चलो कनाडा को छोड़ दो, ये वाली चीजें देखो। अब इसमें लोकेशंस पे आओ कि जो ब्रिटिशर्स हैं, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो स्टार्ट कैसे कर रही है। सबसे पहले बंगाल पकड़ा, फिर कर्नाटक वाला रीजन पकड़ा, फिर मैसूर वाला रीजन पकड़ा, फिर मराठास को ओवर पार करके ये सारी बेल्ट ले ली। उसके बाद ये वाला सारा गुजरात वाला रीजन, तो उसके बाद बड़ा इजी था, ठीक है, ये लिया। उसके बाद ये वाला रीजन ले लिया, उसके बाद पोर्ट्स में आ गए। आफ्टर दिस ये लोकेशन से कुछ लग रहा पता आपको क्यों ऐसे जा रहे हैं, ये पोर्ट्स ले रहे हैं ये, या तो यहां से ट्रेड कर लो, ट्रेड चाहिए एट द एंड इनको, बस
इसीलिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को क्यों पकड़ रहे हैं? पोर्ट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज। जब भी हम बात करते हैं कहां पे, बॉम्बे में, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास ही है। क्यों है? क्योंकि उनके पास बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे इधर आ गए, तो इनको पोर्ट्स चाहिए, बस ट्रेड करना है, ट्रेड को फैसिलिटेट कराना है इनको। अब सेम वे देखो, सारे जो ये यूरोपियंस लड़ रहे हैं इधर लड़ रहे हैं, अंदर क्यों नहीं लड़ रहे हैं ज्यादा खास? बाहर में ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर जब अपने आप को पैन इंडिया कंसोलिडेशन करेगा वो तब सारा कर लेगा, बट स्टार्टिंग में देखो सबकी लड़ाइयां कहां पे चल रही हैं? ट्रेड पोर्ट्स पे, क्योंकि उनको पता है कि हमें इंडिया में एज ए ट्रेडिंग कंपनी आना था। बट अब ये वही हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का ये डे 1 से मोटिव था कि हमने इंडिया को कॉन्कर करना है, अपनी कॉलोनी बनाना है, कि वो सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी आए थे? वो तो लक बाय चांस की बात है कि वहां पे वैक्यूम आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2-3 ऐसी मतलब कि काम कर दी है जिससे वो इसको ओवरटेक कर गया। तो ये हमेशा एक मिक्स्ड आंसर रहता है। कोई कहता है कि नहीं, जस्ट एज ए ट्रेडिंग कंपनी थे, दैट वाज प्योरली लक कि उनकी जो स्टेप्स थे वो मतलब कि सही जगह पे पड़ते रहे। पर कई कहते हैं कि नहीं, वो डे 1 से सोच के आए थे कि पूरे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेना है, जैसे अमेरिका में वेस्ट इंडीज वाली कंपनी ने बना लिया था। तो इनका भी आइडिया वही था। Post Mughals, India was transferred from a self-sufficient economy to a dependent economy, do not dependent colonial economy, ठीक है? Because import बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और एक्सपोर्ट्स तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे, और एक्सपोर्ट अगर हो भी रहा था तो वो सिर्फ रॉ मटेरियल का हो रहा था, और रॉ मटेरियल भी कौन सा? जो कैश क्रॉप्स थी, नॉट फूड क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स की एक्सपोर्ट हो रहा था, और वो भी उनके हिसाब से इंडिगो, जूट, कॉटन, ये खा थोड़ा ना सकते हैं। फिर वो जो पहले क्या होता था, अगर इतना फील्ड है तो हाफ पे कैश क्रॉप उगा देते थे, हाफ पे फूड क्रॉप उगा देता था किसान। अपनी फूड क्रॉप को निकाल के अपना खाना खाया, कैश क्रॉप को बेचा और अच्छा अपना घर परिवार सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बना लिया। वो अपने घर को संभाल लेता था कि कभी भी भूखमरी नहीं आती थी। बट ब्रिटिशर्स की एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी के बाद क्या हुआ, इतने से पोर्शन में वो खो रहा है फूड क्रॉप, इसमें कैश क्रॉप, और धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाता है। वो कहते हैं उगाना ही सिर्फ कैश क्रॉप है, और अगर कैश क्रॉप उगाओगे पैसे मिलेंगे, रेवेन्यू तुम मुझे टैक्स दोगे और उस टैक्स से जो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज ये है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कोई वेलफेयर सरकार नहीं है कि पीडीएस पे या कंट्रोल्ड रेट पे आपको खाना दे देगी या कुछ कर देगी। इसने पूरी एमआरपी पे आपको चीज देनी है, और एमआरपी से तो बहुत ही ज्यादा कम पे आपसे कोई भी चीज खरीदनी है। 1750 सबसे पहले तो आ जाता था, 1757 के बाद बेसिकली इनका शुरू होता है, वही हम जो कह रहे हैं डायरेक्ट प्लंडर शुरू हो गया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने डायरेक्ट प्लंडरिंग शुरू कर दी 1813 तक। उसके बाद फ्री ट्रेड फेज 1813 से 60। 1813 में क्या होता है, एक एक्ट आता है जिससे क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो थी ट्रेडिंग की, कि जो ये M1, M2, M3 को नहीं ट्रेड कर सकते थे, वो खत्म हो जाएगी। 1860 तक चलेगी, और 1860 मतलब रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद की, और 1857 के बाद तो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म हो जाएगा। फाइनेंशियल कैपिटलिज्म उसके बाद तो सरकार बोलेगी खुला सभी ब्रिटिशर्स के लिए, नॉट जस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां पे आओ, इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा, अगर आप शेयर खरीदते हो कोई, तो उसकी आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो प्रॉफिट और दूसरा मिलता है डिविडेंड। अब इंडियन रेलवेज जब बनी इंडिया में तो 350 करोड़ उस पे लगा, बट इंडिया से तो कोई पैसा ही नहीं लगा उसमें। जो पैसे की इन्वेस्टमेंट थी वो किसकी थी? सब ब्रिटिशर्स की थी, सब थी कितनी? ब्रिटिशर्स की। बट अब वो ब्रिटिशर्स के पास भी जो पैसा आया था कहां से आया था? इंडिया से ही आया था। तो बेसिकली इंडिया से ही पैसा उन्होंने लिया और इंडिया में इन्वेस्ट करा, और इस पे प्रॉफिट भी लिया और डिविडेंड भी लिया। तो इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल कैपिटलिज्म चल पड़ा कि आओ इंडिया में आके इन्वेस्ट करो और इसके बदले में हम आपको प्रॉफिट कमा के देंगे। अब आप ये देखो कि रॉयल पैट्रोनेज भी खत्म होगी, सॉरी एक पॉइंट रह गया। अब राजे जो थे किंग पपेट्स थे, धीरे धीरे उनको भी खत्म कर दिया, और वहां पर क्या ब्रिटिश ऑफिशियल्स को डिप्लॉय कर दिया, और अब क्या है, रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिली। आर्टिशियंस को बेसिकली रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिली। पहले क्या होता था, कोई राजा होता था,
किसी की पेंटिंग बहुत पसंद आ गई, उसको एक घर दे दिया, उसको इतनी जागीर दे दी, इतने पैसे दे दिए, ठीक है। बट अब राजा तो रहा ही नहीं कोई, राजा कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो तो चाहेंगे कि जो लोकल कल्चर है वो क्या हो जाए, जीरो। तो रॉयल पैट्रनेज खत्म हुई तो क्या हो गया, साइड बाय साइड क्या हो गया, आर्टिशियंस और लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म होगी। पोस्ट 1860s इट वाज फाइनेंशियल कैपिटलिज्म एंड शेयर्स और डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, यहां पे प्रॉफिट्स भी कर लो। इसके माध्यम से क्या है, पैसे जो इंडियन पैसा था वो जाने लग गया इंग्लैंड में। और ये क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ड्रेन ऑफ वेल्थ। कि वेल्थ जो है, जो आज की डेट में हम ब्रेन ड्रेन कह रहे हैं, कि जो इंडिया से या फिर बाकी सारे कंट्रीज से लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यहाँ पे मूव कर रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं, ब्रेन ड्रेन। क्योंकि जो बेसिकली एक ह्यूमन एसेट है इंडिया के पास में, वो ड्रेन आउट हो रहा है। उस टाइम पे क्या ड्रेन हो रही थी, वेल्थ, जो उसको क्या कहते थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब दादा भाई नारोजी का नाम सुना? दादा भाई नारोजी वॉज पायनियर इन दिस थिंग, इन गिविंग दिस कंसेप्ट। उन्होंने इंडियंस को बताया कि यार तुम्हारे तो पैसे ड्रेन हो रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि शायद तुम कमा रहे हो, कुछ हो रहा है, बट वही है ना कि जो मिडिल क्लास उठा उसके पास एजुकेशन आई, एजुकेशन से उन्होंने समझा कि ये जो पैसा हमारे साथ बुरा, मतलब कि ये तो गलत चीज हो रही है हमारे साथ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बुक पूरी पब्लिश करी, ब्रिटिश एंड अनपॉवर्टी रूल इन इंडिया, ठीक है, कि ब्रिटिश रूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। उसमें उन्होंने ये बताया, एंड उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट देते हुए बोला कि हम जो ये पॉलिसीज है सारी, इससे क्या हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। और क्योंकि देखो, अगर किसी को भी मोटिवेट करना हो लड़ने के लिए, तो क्या उसको रीजन देना पड़ेगा कि यार तेरे पैसे पे अटैक हो रहा है, ठीक है। तो उसने दिया कि यार तुम्हारे पैसे पे अटैक हो रहा है, तुम्हारा पैसा निकल रहा है, एसेट्स निकल रहे हैं तुम्हारे, सो इट इज गुड कि तुम अब इकट्ठे हो, वी शुड यूनाइट एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, दीवानी और निजामत इकट्ठे ले ली, ठीक है। बट अभी नए नए हैं तो इन्हें ना पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड सोशल, ये कुछ नहीं पता है इनको इंडिया के बारे में। तो ये क्या कर रहे हैं, लोकल किंग्स के थ्रू अपना जो है वो रूल कर रहे हैं। बट रूल कौन कर, रूल ठीक है थ्रू किंग कर रहे हैं, बट एज पर द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स ओनली। तो अगर ये इंडियन राजा, ये आ गई आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने एक्सप्लॉइटिव पॉलिसी इसको दी और इसने इंप्लीमेंट करी, और ये लोग आ गए, कॉमन मासिस आ गए। अब लोगों को ये थोड़ा पता होगा कि पीछे की ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिसी, उन्होंने तो कहना है कि जो हमारा इंडियन राजा ही है वही गद्दार है, वही मतलब कि वो अभी तक हमारे अगेंस्ट है। इसलिए हम रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या देखेंगे कि जमींदार, बड़े बड़े मनी लेंडर्स, इन और किंग्स, बेसिकली लोग इनके अगेंस्ट भी रिवोल्ट करेंगे। क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अब तक पॉलिसीज थी वो काफी हद तक इन लोकल किंग्स के थ्रू ही चल रही थी, और उनको लगता था कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में देखेंगे, पहले अपने राज्य को तो देखें। तो इसलिए रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये भी दिखेगा हमें कि पीजेंट्स जो हैं वो जमींदार के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देंगे और उनके रिकॉर्ड्स जला देंगे। बेसिकली वहां पे जाके अंगूठा लगाया होगा किसी ने, जब मनी लेंडर्स के पास जाके अंगूठा लगाया होगा कि मेरे को पैसे दे दे, और अगर मैं ना दे पाया तो मेरी जमीन ले लेना। उनके जाके डॉक्यूमेंट्स को सबको जला दिया, किसी जमींदार मनी लेंडर को मार दिया। सो 1857 में कॉमन मासेस विल अटैक दिस जमींदारी और मनी लेंडर्स क्लास आल्सो। अब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन टिल 1772, उसके बाद बट क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स आता है और कहता है कि नहीं, अब से एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं देखूंगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन मैं देखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है कौन चलाएगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी, और गवर्नमेंट अब ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पैसे खूब लेके जाएंगे। आगे क्या होता था, अब एक किंग बैठा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला कि लोगों से मुझको 100 रुपीज का कलेक्शन करके दे दे रेवेन्यू का। किंग के मन में चोर आ गया, ठीक है, किंग के मन में चोर आ गया, उसने वहां से 400 इकट्ठे किया और आगे दे दिए, 100 रुपए दे दिए। बट ओवर द टाइम उनको समझ आ गया कि इंडियंस में हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उन्होंने अपने लोग बिठा दिए। बट जब अपने लोग दिखाए, पैसा तो देख के उनका भी मतलब कि दिमाग खराब हो गया। उन्होंने भी क्या करा कि 100 रुपीज रेंट था, उन्होंने 200 इकट्ठा किया, 100 दिया, 100 अपने पास रख लिया। अब कोई भी ईस्ट इंडिया ऑफिशियल, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल जब ब्रिटेन वापस जाता था, हमेशा नई गाड़ी ले लेता था। वहां जाके वहां पे सरकार को पता लगा ये ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कर क्या रही है, जो मतलब कि नोट छापने वाली मशीन बना दी वहां पे इन्होंने। अब क्या, गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए, क्योंकि आज अभी भी हम देखते हैं, ये देखो
वो कहते हैं हर एक को बड़ा लालच दिया जाता है ना कि पैसे डबल हो जाएंगे तेरे पैसे, तो वही चीज है। अब गवर्नमेंट के भी कान खड़े हो गए वहां पे कि यार ये ऐसा कर क्या रहे हैं इंडिया में कि इतना पैसा बन रहा है। तो यानी कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा एसेट है हमारे लिए। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया पे कंट्रोल करे, और कंट्रोल कौन रोकेगा उसको? ईस्ट इंडिया कंपनी रोकेगी। वो बोलेगी कि ये मैंने लड़ाई लड़ी है, मैंने इन पे कब्जा करा है, तो मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूं? दैट मीन्स कोई लीगली बैकिंग नहीं है अभी उनके पास में। अभी गवर्नमेंट लीगली नहीं कह सकती कि भाई नहीं, जो इंडियन पोजेशन है ईस्ट इंडिया कंपनी की आज से क्राउन की है। बट ये मौका कब आएगा उसके पास? जब ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार की जरूरत होगी। अब ये देखते हैं ये कब आएगा उसका। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट विल ऑल्सो ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ दिस वर्दी एसेट। ठीक है, वो चाहेगा कि इंडिया पे यार कब्जा जो सरकार जो वहां पे है सरकार चलाए, ना कि ये कंपनी चलाए। इनको तो हमने भेजा था वहां पे ट्रेड करने के लिए, बस अब बहुत हो गया, ट्रेड पे वापस करो। बट अब बुला नहीं सकते। अब चैलेंजेस क्या है, रिलेशन क्या रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार में? अगर हम देखते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन जब होता है तो क्या हुआ था? बेसिकली वो अमेरिकन और सॉरी इंग्लिश लोग ही थे जिन्होंने वहां जाके ट्रेड करना स्टार्ट करा और एक अच्छा अपना सेटअप कर लिया। और उसके बाद रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ था कि वही जो ब्रिटिशर्स थे जो चाहते थे कि सरकार दूर रहे, उन्होंने मतलब कि इसको प्रोपेल करा और रेवोल्यूशन क्रिएट करके लड़ाई लड़ ली और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। अब सरकार को लगता था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहीं ऐसा ना कर जाए कि वहां पे जाए, कब्जा करे, एसेट्स मतलब कि पावरफुल हो जाए और इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली अपने आप को अलग एक कंट्री डिक्लेयर कर दे। तो सबसे बड़ा ये चैलेंज था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और गवर्नमेंट सरकार का क्या रिलेशन रहेगा, कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी रहेगी कि गवर्नमेंट हमारी सीधी बात करेंगे। दूसरी थी कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी इतना बड़ा जो साम्राज्य बना लिया, अब उसको मेंटेन कैसे करेंगे? बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास तो बना लिया, वो अलग चीज है, बट अब आगे कैसे करेंगे और जो इंटीग्रेटेड कैसे रखेंगे? बना के उसको कॉन्कर करना, उसके बाद कंसोलिडेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्कर कर लिया, बट अब कंसोलिडेशन कैसे करेंगे? और दूसरी बात क्या है, रिलेशन क्या होगी? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं तू कह के बोलूंगा कि मैं आप करके बोलूंगा? सरकार को यही नहीं समझ आ रहा था। सो अभी तक समझ आ रहा है सारा? मिक्सअप सा तो नहीं हो रहा कुछ? एंड में हमेशा एक ही बात याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने के आ रही है। लेकिन वही है ना कि अगर आप कोई नई चीज खरीद लेते हो, आपके आसपास वालों के कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये इसने कैसे ले ली, कल तक तो ऐसे था ये। तो सेम वे वही बात हो रही है। अब क्या है, ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स आपके दुश्मन कौन है? बेसिकली जिसका आप इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर पा रहे, वही आपका दुश्मन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक ट्रेडिंग कंपनी है और उधर इंग्लैंड में भी बैठे जो नए मर्चेंट क्लास है वो भी एक ट्रेडिंग कंपनी है। अब आप उनको अपने हिसाब से रेट पे नहीं दे रहे, आप उनको अपना प्रॉफिट कमा के फिर दे रहे हो चीज को, तो बेसिकली क्या होगा, वो आपके एक दुश्मन बन जाएंगे। बट आपका दुश्मन जो है सरकार के साथ बैठा है और सरकार में भी बढ़िया होल्ड है, तो वो कोशिश करेगा कि अब इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी कर दे। वो फेसबुक पे कमेंट्स डाल देगा आपके अगेंस्ट कि भाई नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी तो जी एक्सप्लॉइटिव इन नेचर है, वो मतलब ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन कर रही है, वो ब्रिटिशर्स को इंग्लैंड को इकोनॉमिक लॉस प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसा प्रोपेगेंडा एक स्प्रेड कर रहे हैं वो, ठीक है। और ब्रिटिशर्स को भी मजबूरी है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिन लोगों ने खड़ा करा उनको थोड़ा ना मैं नाराज कर सकता हूं, तो उनको भी खुश करके रखना पड़ेगा। तो जो नए बिजनेस टाइकून्स हैं वो एग्जिस्टिंग एरिस्टोक्रेसी को खतरा हो गए। कारण वही बात है अमेरिका में हुआ कि मैं इसको तू बोलूं कि आप बोलूंगा, यही नहीं समझ आ रहा किसी को। ओल्ड एरिस्टोक्रेसी को ये लगता था कि पुराने जो राजे महाराजे थे, क्या नहीं ये कल के आए लड़के ईस्ट इंडिया कंपनी कल को इंडिया को इंडिपेंडेंट करके खुद राजे अगर बन गए तो हमारे साथ में बैठेंगे क्या ये? तो उनका ये इशू था। तो मर्चेंट क्लास का अपना इशू, एरिस्टोक्रेसी का अपना इशू। इंग्लैंड गवर्नमेंट बिकेम सस्पिशियस दैट इट माइट सुपर इम्पोज गवर्नमेंट, वही बात आ गई। तो क्या हो रहा है यहां पर, ओल्ड वर्सेस न्यू। और जब ओल्ड वर्सेस न्यू होगा तो क्या होगा, एक रेवोल्यूशन तो नहीं, हम मतलब कि हमेशा रेवोल्यूशन नहीं, बेसिकली क्लैश एक होगा क्रिएट। तो ओल्ड बिजनेस एंड न्यू बिजनेस, ओल्ड एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू एरिस्टोक्रेसी, क्योंकि इनको अब इंग्लिश नवाब्स भी कहने लग गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स को इंग्लिश नवाब्स कहने लग गए थे। तो नई एरिस्टोक्रेटिक क्लास एक डेवलप हो रही थी। अब कंपनी एम्प्लॉयज जो थे
उनको वो न्यू नवाब दिया, इंग्लिश नवाब उनको बोलने लग गए थे, एंड दे वर बायकॉटेड इन इंग्लैंड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना ज्यादा इंडियन गुड्स, नो डाउट बहुत अच्छी होती थी और डिमांड बहुत ज्यादा होती थी कि एक बुक में भी खुद मतलब कि इंग्लिश किसी ऑथर ने लिखा है कि इन एवरी नुक एंड कॉर्नर एन इंडियन गुड वाज प्रेजेंट, कि हर गली चौराहे पे हर कोने में एक इंडियन गुड मिल जाती थी। और इसके बचने के लिए क्या करा था कि जो नई मर्चेंट क्लास थी, इन्होंने सरकार को बोला कि इंडियन गुड्स को बैन करो, कि अगर किसी के पास भी मिलेगा तो उसको फाइन करेंगे। और एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस है कि एक एग्जांपल दिया उन्होंने कि एक लेडी के पास एक इंडिया मेड हैंकरचीफ मिला था, उसको 200 पाउंड उस टाइम पे फाइन हो गया था। तो इंडियन गुड्स को डिस्करेज करने के लिए, बेसिकली इंडियन एक्सपोर्ट्स को डिस्करेज करने के लिए उन्होंने क्या करा था, फाइन्स तक इंपोज करा दिए थे। अब हम जो बात कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जरूरत तो पड़ेगी सरकार की कभी ना कभी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक दिन जाती है सरकार के पास में, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जाती है और बोलते हैं मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। अब सरकार के काम दोबारा खड़े, कहते हैं यार इसके पास सारी महंगी गाड़ियां, ठीक है, हर महीने ये 15 दिन की वेकेशन पे होता है, इसके पास इतने घर है, परिवार मतलब कि इतने बड़े एसेट्स है, और फिर ये मेरे पास लोन लेने क्यों आ रहा है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए घर में पड़े हैं और आप बैंक के पास जाओ 50,000 का लोन लेने, बैंक को होगा कि यार ये इसका 1 करोड़ कहीं खतरे में तो नहीं है कुछ है, बेसिकली वो बोलेगा कि नहीं 50,000 तो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगा 25%, तो बेसिकली वो आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। अब तो सेम भी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? ये 1790s के बाद की, 1780s 90s की बात कर रहे हैं अब हम, 1780s 90s की बात कर रहे हैं। क्यों पैसे की जरूरत पड़ गई यहां पे? इंडियन गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो गया, ठीक है, और लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लड़ाइयों में पैसा खर्चा हो रहा है उनका, जो पैसा आ रहा है वो सारा लड़ाइयों में निकल रहा है। अब उनको पता लग गया कि इनको मेरी जरूरत है, मेरी मिलिट्री की, मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की, इनकी मेरे को जरूरत है। तो किंग जॉर्ज III कहता है ठीक है मेरे से लोन ले लो, बट शर्तें मैं रखूंगा, मेरी शर्तों पे तुम्हें लोन मिलेगा। वो कहते हैं ठीक है, अब कुछ तो हमने करना है। तो क्या शर्तें रखते हैं कि गवर्नमेंट विल रेगुलेट द बेसिक फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि गवर्नमेंट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बेसिक जो फंक्शंस है वो देखेगी, और इसका, अब गवर्नमेंट देखेगी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो इंग्लैंड में बैठा न्यू मर्चेंट क्लास है या ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लास है ना, उनको उनकी देखभाल करनी है। यानी कि गवर्नमेंट की अब जो पॉलिसीज होंगी वो उनकी फेवर है, इंग्लैंड में जो लोग बैठे उनकी फेवर में होगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है। मोनोपोली ऑफ ईस्टर्न ट्रेड एंड पावर टू अपॉइंट ब्रिटिश ऑफिशियल्स। अब ये इंडिया मैप है, उन्होंने बोला कि यहां पर इन पोर्ट्स पे कोई मर्जी आ सकता है ब्रिटिशर और ट्रेड कर सकता है, बट ये ईस्ट ट्रेड जो पोर्ट्स हैं बेसिकली, यहाँ पे तुम्हारी मोनोपोली है। यहाँ पे क्यों नहीं इतना जरूरी? क्योंकि उन्होंने इधर से घूम के आना है, इधर से तो साउथ ईस्ट एशिया वाला तो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, अभी पहले जितना है उतना मिल ले। उसके बाद वो कहती है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाने हैं तुमने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाने का मतलब कि गवर्नमेंट जो है, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, उसके जो कामकाज है वो कौन देखेगी? गवर्नमेंट देखेगी। एंड दिस ऑल केम टू बी नोन एज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जब हम पॉलिटी करेंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी फॉर द सेक ऑफ स्टोरी की भी क्या रेगुलेटिंग एक्ट, हम पॉलिटी में तो हम सीधा ये पढ़ेंगे कि क्या रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये उसमें प्रोविजंस थी या, बट उसका बैकग्राउंड तो हिस्ट्री में रेडी हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो हिस्ट्री पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपको पता लगेगा कि ये चीज हो क्यों रही है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट की जब बात पॉलिटी में आएगी तो आपके दिमाग में साथ में आ जाना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी वीक हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड जो है वो कब्जा करना चाहती है इंडियन एसेट्स पे, और इसलिए वो क्या है, अब उनको एक्सप्लॉइट करेगी। और वो कहते हैं इतने सारे एसेट्स होने के बावजूद भी करोड़ रुपया घर में पड़ा और तू 50,000 का मुझसे लोन लेने आया, यानी कि तेरे करोड़ रुपए जो है खतरे में, या तेरे पास है ही नहीं है, या तो दूर से झूठ बोल रहा है। तो अब लेकिन वही है, अब न्यू वर्सेस ओल्ड, अभी भी वो कहेंगे कि नहीं जी हमें कल वेस्टर्न पोर्ट्स नहीं चाहिए, वहां पे जो बैठे हैं लोग वो धरना दोबारा दे देंगे,
बोलेंगे नहीं जी, हमने आपको चूज करा है, हमने तेरे मतलब कि किसी इलेक्शन पे इन्वेस्टमेंट इतनी करी है, हमें तो पूरा फायदा चाहिए, हमें पूरा इंडिया चाहिए खुला हमारे लिए खेलने के लिए। तो इसलिए क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 वाला है वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब इसमें से आप देखो कि इंडिया में कभी भी कोई रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ पाया। इंडिया में कोई रेवोल्यूशन नहीं आ पाया, कारण क्या था उसका? रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है? अभी हमने करा ओल्ड वर्सेस न्यू होना चाहिए। ओल्ड वर्सेस न्यू होना चाहिए। अब ओल्ड तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने सिस्टम, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना कोई वैश्य, ना कोई शूद्र, अब सारे इंडियंस हैं सिर्फ, और न्यू तो कोई है ही नहीं है। बेसिकली इंडिया में अगर किसी भी एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, किसी में भी आप देखोगे ना, वहां पे न्यू वर्सेस ओल्ड नहीं आपको मिलेगा। तो इसीलिए इंडिया में कभी कोई रेवोल्यूशन ही नहीं आ पाया। उसके और भी बहुत कारण है, बट यहां पे जो हमने रिसेंटली स्टडी करा, कभी भी आप अगर आप न्यू रेवोल्यूशन, वही हम जब अमेरिकन, फ्रेंच या रशियन पढ़ा हमने, तो हमने क्या बोला कि न्यू वर्सेस ओल्ड एक ही उसी सोसाइटी में, अमेरिकन आया उन्हीं लोगों ने आपस में लड़े, फ्रेंच आया वही लोग आपस में लड़े, रशियन आया वो लोग आपस में लड़े। बट इंडिया में कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इतनी बढ़िया डिजाइंड थी कि वो सभी का ध्यान रखती थी, जिसको जितना चाहिए उसको मिल रहा था, कोई भी जो है वो लेफ्ट आउट नहीं था। ठीक है। एंड व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सोशलिज्म टुडे? इज इट सक्सेसफुल? सोशलिज्म इज क्लास बेस्ड, नॉट कास्ट बेस्ड। तो ये दोनों आप लिख के लाना, नेक्स्ट वीक हम चेक करेंगे। ठीक है, कि इंडिया में हमें रेवोल्यूशन क्यों नहीं दिखा। ये देखो, व्हाई डू वी नॉट सी सच टाइप ऑफ ग्रुप्स इन इंडिया एंड नाइदर वी सी सच क्लास ऑफ ग्रुप्स व्हिच कैन ब्रिंग सर्टेन टाइप ऑफ रेवोल्यूशन। और दूसरा है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सोशलिज्म, बुक्स में भी क्या है और इन रियलिटी भी क्या है। तो एक बैलेंस आंसर लिख के लाना है इसका। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट देखो, नाम में ही रेगुलेटिंग है, बेसिकली रेगुलेट करेगी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, इसीलिए इट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग एक्ट। अभी भी क्या है, अभी भी सब कह रहे हैं कि नहीं जी, अभी भी इनके पास ईस्टर्न ट्रेड है, सारे ऑफिशियल्स ये करते हैं, मोनोपोली ऑफ ट्रेड इनके पास है, तो कल को ये राजे बन सकते हैं। दैट मीन्स एरिस्टोक्रेटिक क्लास भी पुरानी वाली नाराज रहेगी अभी, कि कल को राजे बन गए हमारे तो साफ वाली सीट पे बिठाना पड़ेगा इनको। मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं कि नहीं यार, अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली तो है, अगर उन्होंने किसी शहर में अपना डीसी लगा दिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से काम करेगा वो बोलेगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई बंदा यहाँ पे आता है उसको फेवर करनी है, बाकियों के अगेंस्ट जाना है हमने। तो मैन्युफैक्चरर भी अभी नाराज है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास भी खराब है, यानी कि अभी एक और मौका मिलेगा। अब गवर्नमेंट दोबारा से मौका ढूंढेगी, और मौका दोबारा से कब मिलेगा उसको? जब वो दोबारा लोन लेने जाएगा। अब जब दोबारा लोन लेने जाएगा, सरकार बोलेगी अब इस टाइम पे, इस बार जो है मैं सारा सिस्टम क्लियर कर देना, ठीक है, कि इसके बाद ना मेरे को मौका मिले, क्योंकि अगला मौका सरकार को भी पता नहीं कब मिले ना मिले कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दबाने का है। तो इसलिए बस वो नेक्स्ट मौके की वेट करेंगे, और जैसे ही नेक्स्ट मौका मिलेगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। डिफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, इसलिए डिफेक्ट से ना मैन्युफैक्चरिंग क्लास इसमें सेटिस्फाई होती है, ना एरिस्टोक्रेटिक क्लास सेटिस्फाई होती है। अनदर अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? 1784 में। कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से लोन मांगने जाती है, पैसा दोबारा खत्म हो गया, क्योंकि जो उनके लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, अभी हम पढ़ेंगे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो खत्म कर दी उन्होंने। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ लैंड रेवेन्यू पे काम कर रही थी, बेसिकली फार्मिंग पे काम कर रही थी। बट फार्मिंग क्या है, बड़ा एक रिस्की बिजनेस है। एक सीजन बारिश ना हुई, खत्म, जीरो। एक बारी सीजन बारिश ज्यादा होगी, खत्म। तो बड़ा रिस्की बिजनेस है फार्मिंग। तो अब क्या हुआ, रिस्की होने की वजह से जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, बेसिकली अगर आपकी एक सैलरी है, जो जॉब सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, अब एक सैलरी है, ठीक है, अगर एक इंसान की 1 महीना आ रही है, 2 महीने नहीं आ रही, उसके बाद 4 महीने आ रही है, 6 महीने नहीं आ रही, तो सारा सिस्टम हिल जाता है। तो यही रहा इनके साथ कि लैंड रेवेन्यू पे ही ये सबसे ज्यादा फोकस होता है, कि सारा पैसा ही हमें वहां से आ रहा है, वहां से रॉ मटेरियल निकलेगा, उसी को तो बेचेंगे। अगर फार्मिंग ही नहीं होएगी तो हम बेचेंगे क्या, और पैसा कहां से आएगा? तो अब दोबारा से मौका जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी की, यार मैं लड़ रहा हूं, मैं अपना एक कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर, कॉन्करिंग ऑफ एम्पायर कर रहा हूं, तो नाउ आई नीड अनदर लोन। अब सरकार के पास एक और मौका आ जाता है, एंड
इस बार क्या करती है वो पिट्स इंडिया एक्ट पास कर देते 1784 का। अब पिट्स इंडिया एक्ट में क्या होगा, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, एक डायरेक्टर्स का बनाया था जिसको सुपरवाइज कौन कर रहा था, सरकार। बट अब उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक बॉडी बना दी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसके 6 बंदे हैं और उस 6 में से जो है 2 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स हैं। आ गया ना, बिल्कुल अब होल्ड जो है सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पे आ गया। ठीक है, अब जो है बॉम्बे, बंगाल, मद्रास सबको कॉन्कर करना है। उन्होंने क्या करा, बंगाल के अंडर जो है मद्रास को भी कर दिया और बॉम्बे को भी कर दिया। और उन्होंने बोला कि जो बंगाल में गवर्नर जनरल बैठेगा वो मद्रास को भी मतलब कि कमांड करेगा और बॉम्बे को भी कमांड करेगा। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने सारा जो है सिस्टम यूनिफाई कर दिया और जितनी जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजेशन थी उस पर अपना कुछ हद तक रोल प्ले, उस पर अपना कुछ हद तक इफेक्ट क्रिएट कर दिया। एंड उसके बाद क्या होता है कि अब इंपीरियल पॉलिसी के लिए उसको यूज कर रही है ब्रिटेन जो है वो यूज कर रही है। अब आप ना कई जगह ये पढ़ोगे कि जो एक्सप्लॉयटेशन इंडिया के साथ हुई, अगर आज भी डिबेट्स में बात करते हैं तो इंग्लिश जो इंग्लैंड है बेसिकली वो सरे से नकार देता है कि हम जो क्राउन है वो आया 1858 के बाद। ठीक है, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो एक्सप्लॉयटेशन करी उसने करी, हमारा कोई उसमें रोल है नहीं। बट अगर उनका रोल नहीं है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 1784 में बन रही है। देखो 1784 में बने, दैट मीन्स सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स में पूरा योगदान था। इसलिए इसको वो कह नहीं सकते कि हमारे, देखो हमने तो 1858 के बाद है, उसके बाद हमने कितनी ज्यादा डेवलपमेंट करी, ये करा वो करा, जो एक्सप्लॉयटेशन हुई वो किसके सिर पे डाल देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के। बट ईस्ट इंडिया कंपनी पे सरकार का पूरा इफेक्ट था। अगर सरकार मतलब कि वेलफेयर चाहती, ठीक है, तो वो वेलफेयर भी कर सकती थी लोगों की। बट वो क्यों नहीं कर रही, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम पे बहुत जरूरत थी। जैसे आजकल एनवायरनमेंट का बड़ा शोर मच रहा है, ठीक है, और एनवायरनमेंट का शोर कौन मचा रहा है, डेवलप्ड कंट्रीज मचा रहे हैं बेसिकली। और इसका जो प्राइस है वो कौन पे कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पे कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज ने तो जब उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उन्होंने जोरों शोरों से कोल लगाया, फैक्ट्रियां लगाई, इंडस्ट्री लगाई, उन्होंने पूरा धुआं करा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन करा, पोल्यूट करा। अब उन्होंने क्या, अब क्या है बेसिकली डिजिटल की तरफ मूव कर रहे हैं हम, या फिर रिसोर्सेज कम हो गए। अब वो सबको पाठ पढ़ा रहे हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि करिकुलम, पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ता है कैपिटलिज्म का। आज की डेट में यूपीएससी का पेपर जब देने जाओगे मैक्सिमम उसमें चीजें कहां से आती है, एनवायरमेंट से, ताकि एनवायरमेंट अवेयरनेस करनी है, एनवायरमेंट अवेयरनेस करनी है। अभी एनवायरमेंट अवेयरनेस करा कौन रहा है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड करा रहा है, ताकि अब जो है वो स्टीम कोल से शिफ्ट होके कहां पर जाए, हम डिजिटल पे जाए। क्योंकि अब सारा कैपिटलिज्म कहां पे मूव करके, पैसा कहां मूव करके, अब डिजिटल एरा में आने वाला टाइम सारा डिजिटल है। तो अब वो कहते हैं फैक्ट्रियां बंद करो, अब फैक्ट्रियों की जगह क्या बनेगा, डिजिटल कुछ कंस्ट्रक्शन होगी जिसमें लीस्ट पोल्यूशन होगा। तो अब यही चीज वो कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब तक उनको जरूरत थी वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के मोढे पे रख के उन्होंने बंदूक चलाई पूरी। और उसके बाद जब पूरा हो गया, पैसे पूसे पूरे आ गए, अब पता ही नहीं लग रहा कहां पे इन्वेस्ट करें। अब पैसे तो कमा लिए किसी ने, आपके पास 1 करोड़ रुपया पड़ा, बट आपको पता ही नहीं खर्चना कहां पर है। अब उसको खर्चना कहां पे, इन्वेस्टमेंट में। अब क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, जिसने जितने पैसे कमाने थे कमा लिए। अब सरकार कहेगी अब हम करेंगे डेवलपमेंट, भी इंडिया में डेवलपमेंट करेंगे। कॉलोनी तो बना ली, वो कहते हैं चलो ठीक है जितना बचा है उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लें। अब क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, 100 साल का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या कह रहे हैं अब ये कि चलो अब वहां पे जाके इन्वेस्ट करो, रेलवे बना दो, पुल बना दो, सड़कें बना दो, जीटी रोड की रिकंस्ट्रक्शन कर दो, पोस्टल सर्विसेज बना दो, ऑफिसेज बना दो, सब कुछ मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दो। बट ये पैसा आ कहां से रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है। इन्वेस्टमेंट करनी है उन्होंने। अगर आप भी कहीं एक ऐसी जगह पे जो लेस डेवलप्ड है वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो, क्यों करते हो, वहां से रिटर्न आएगी। आज अगर आपने एक प्लॉट खरीदा है एक्स अमाउंट का, वो आप चाहोगे कि 2 साल के बाद 2x हो। तो ये भी वही कह रहे हैं, अब पैसा आ गया उसको इन्वेस्ट भी तो करना, फैक्ट्रियां कितनी की बना लोगे। तो अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का करेंगे। बट वो कहते हैं कि हमारा उससे पहले रोल नहीं था। बट अगर हम पूरी तरह से इसको स्टडी करें तो वी कैन वेरी वेल से कि जो सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी पे उसका अच्छा खासा रोल था।
और अगर वो वेलफेयर चाहती तो कर सकती थी। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बैठा सरकार अब क्या करेगी, चेंज करती रहेगी उसके रूल्स। उसके बाद क्या आएगा, चार्टर एक्ट 1813। उसमें क्या होगा, मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खत्म हो जाएगी। अब जो हमने बोला था कि इंडिया से रॉ मटेरियल निकला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खरीदा और उसके बाद M1, M2, M3 को बेचा। चार्टर एक्ट 1813 के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हो जाती है। अब M1, M2, M3 सीधा इंडिया आओ, खरीदो और जाओ, या जहां मेरे फार्मर से सीधा खरीदो और वापस जाओ और अपना एंजॉय करो। इंडिया वॉज टू सर्व मैनी मास्टर्स नाउ। अब इतने सारे राजे और हर राजे की अपनी इच्छा, और उस चक्कर में क्या हुआ, इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन हुई, और इसलिए क्या हुआ, गोल्डन स्पैरो जो थी वो कैरेक्टर जो इंडिया का था वो खत्म हो जाता। बट इसमें अब एक पॉइंट है कि चार्टर एक्ट 1813 में मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड विद चाइना जो है वो अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। क्यों? इस टाइम पर अमेरिका में क्या हुआ, इससे थोड़ी सी देर के बाद बॉस्टन टी पार्टी हो गई है। बॉस्टन टी पार्टी क्या थी, टी स्मगलिंग। इंडिया को अमेरिका के साथ रिलेट करना पड़ेगा आपको, कोई भी चीज वैक्यूम में नहीं हो रही, ठीक है ना। अगर आप यहां पर आए हो आज, मतलब कि ये नहीं है कि मुंह उठाया और आगे, आपके कोई प्लान्स थे, 100 किलोमीटर दूर बैठा कोई आप मतलब कि है इशू, रीजन है जिसकी वजह से आप यहां पर आए हो, ठीक है ना। तो अगर ये मोनोपोली सारी खत्म कर दी, सारी कर देते। 1833 में नो डाउट कर दी, बट 1813 में क्यों नहीं करी उन्होंने? क्योंकि अमेरिका में रेवोल्यूशनरी जो उनकी थी, थोड़ी सी चिंगारी भड़कने लग गई थी। अब क्या हो रहा था कि वहां पे टी स्मगलिंग चल रही थी अमेरिका में, ठीक है। और कर कौन रहा था, वही वेस्ट इंडीज कंपनी वाले लोग, ठीक है, या फिर आसपास के लोग टी स्मगलिंग कर रहे थे। अब उन्होंने क्या करा कि भाई चाय पत्ती जो है, तो इंडिया से रिजर्व्स ईस्ट इंडिया कंपनी के भरे पड़े थे, गोदाउन के गोदाउन। वो कहते कि टी स्मगलिंग को हमने खत्म करना है। तो टी स्मगलिंग को खत्म करने के लिए सरकार क्या कहती है कि आप, पहले क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से सामान उठाती थी, इंग्लैंड लेके जाती थी, उसके बाद अमेरिका लेके जाती थी। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि आप सीधा जाओ और अमेरिका में जाके अपनी चाय पत्ती बेचो। दैट मीन्स ये वाली जो ड्यूटी थी ये खत्म होगी, यानी कि टी जो होगी सस्ती होगी। अब टी जो है सस्ती होने का मतलब, क्यों सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास पड़े थे चाय पत्ती के, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उन्होंने बोला कि चलो खुश भी रह लेंगे थोड़े से कि चलो हमें जी अभी भी मोनोपोली हमारी बरकरार है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, टी ट्रेड की मोनोपोली अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रखते हैं। यहां से आपने ये देखना है कि अगर कोई भी एक चीज बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आती है ना, उसका रीजन ढूंढना है हमने कि क्यों हो रहा है। भाई सारी एक हटा देते, फिर अगर टी ऐसी क्या खास चीज थी, तो आपने ढूंढनी है हमेशा। कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई नया फैक्ट आता है सामने जो आपको अटपटा सा लगता है कि यार ये बनती नहीं बात इसकी, तो ढूंढना उसका रीजन हमने, ठीक है। रेवेन्यू अभी भी कौन इकट्ठा कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑफिशियल्स जो हैं वो अभी भी यही कर रहे हैं इकट्ठे। सरकार में बैठे, सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठी है, तो क्या करते हैं 1833 का एक और ले आते हैं चार्टर। इनको हम डिटेल में प्रोविजंस के साथ सारा पढ़ेंगे पॉलिटी में। बट यहां पर आपको क्या पता होना चाहिए कि देखो सरकार अब बेसिकली क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर रही है और अपना जो है इफेक्ट वो इंडियन पोजेशंस पे बढ़ा रही है। कैसे बढ़ा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कम करके। क्या करा उसने 1833 में, देखो सारी वो टी वाली मोनोपोली भी खत्म कर दी। 1813 तक उन्होंने देख लिया कि ठीक है यार, टी वाला जो हमारा धंधा था वो ठीक चल पड़ा। अब डेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज टू बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक कंपनी का जो सारा डेट है वो एक सरकार ले लेगी। और सरकार जो है बेसिकली, और सरकार का काम डेलीगेट किसको होगा, एक डीसी का। अगर डीसी एक छुट्टी चल जाता है तो उसकी जगह पे किसी तहसीलदार को लगा देंगे हम, उसकी क्या डीसी को लगाएंगे। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। आगे ना अब ये देखो यहाँ पे इफेक्ट अपना इंडियन पोजेशंस पे कितना ज्यादा लेके आ रही है ब्रिटिश सरकार। डिविडेंड्स अप टू 10.5% कि अब इन्वेस्टमेंट करो जी। नया मर्चेंट क्लास जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जितना पैसा कमाया, अब यहां पर इंडिया में आओ और इन्वेस्ट करो, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो बंगाल का था, प्रेसिडेंसी सारी इकट्ठी कर दी थी वैसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रेवेन्यू स्टिल इन हैंड्स ऑफ
ईस्ट इंडिया कंपनी, अभी भी इतना को उनके पास है होल्ड। अब ये देखो, ये रही आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। ये कौन है? ये आपका गब्बर है। अब आप बताओगे कौन है ये बंदा? पहले इसको पूरा चोकिंग कर रहा है, इसको पूरी बुरी हालत करी है, उसके बाद ये इसको मारने को फिर रहा है, ठीक है। ऐसा क्या हो गया थोड़े टाइम में? अब आप ही बताओगे, आंसर मैं बता चुका हूं इसका। ऐसा क्या हो गया कि मतलब कि जिसको वो मतलब कि खड़े नहीं होने दे रहा था आमने सामने, वो उसने ऐसे बांध के रखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ये है, इसको खत्म कर रही है। कौन कर रही है? बंदा है, मतलब ये पार्टी है कौन? इतनी बड़ी गेम चल रही है पीछे से कि एक इतने 1600 से लेके 1757 150 साल एक कंपनी रूल कर रही है, इवन उसके बाद भी कर रही है। एक ऐसी इतनी पावरफुल चीज को कौन खत्म कर रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों करेगी? वो तो बढ़िया उसको रेवेन्यू दे रही थी। नहीं, वो तो उसका कमाऊ पुत्र था, उसको पैसा दे रहा था कमा कमा के ईस्ट इंडिया कंपनी। टैक्स देना था। वो कहते कि यार जीएसटी भरना है तूने अपना। वो कहते जीएसटी भर रहा हूं, मैं ज्यादा भर रहा हूं, उल्टा सीएसआर भी कर रहा हूं, मैं इनकम टैक्स भी भर रहा हूं, सब कुछ भर रहा हूं। फिर ये बंदा कौन है जो जिसने इतना ज्यादा खत्म मतलब कि खराब कर दी सिस्टम कि ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म होना पड़ा है फाइनली? बता चुका हूं मैं आपको, न्यू मर्चेंट्स। जो नया ट्रेडर बना, जो नया व्यापारी बना, उसने बोला कि पुराना व्यापारी सारा कुछ तो इसी को घी मिल रहा है, मेरे को तो कुछ भी नहीं पहुंच रहा। तो ये नया ट्रेडर है, ये है नया ट्रेडर। पहले इसने इसको पूरा दबा के रखा हुआ था कि तेरे को कुछ नहीं करने देना। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वहां पे उन्होंने धीरे धीरे 150 साल में, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपने पैसे कमा रही थी, उन्होंने क्या करा, वहां पे थोड़े थोड़े पैसे खड़े करके अपना एमएलए खड़ा दिया, अपना एमपी खड़ा दिया, अपना सीएम बना दिया, अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो सरकार में उन्होंने अपना होल्ड बनाया 150 साल में, ठीक है। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने खत्म कर दिया। न्यू मर्चेंट किथे है? इंग्लैंड में है। हाँ, नहीं, देखो मैं आपको वही बोल रहा हूं कि 1600 से लेके 1757 यानी कि 157 ईयर्स ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रहती है, बढ़िया अपना रूल कर रही है, बढ़िया पैसा पूरा अच्छा आप रही है सिस्टम, ओके। 1757 के बाद तो उल्टा और एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, ठीक है। तो इतने टाइम में ये इंडिया में ये सीन चल रहा है। इंग्लैंड में क्या सीन चल रहा है? इंग्लैंड में क्या सीन चल रहा है? वहां पे रेनेसांस आ चुका है, डिस्कवरीज हो रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है। उसकी वजह से एक न्यू मर्चेंट क्लास खड़ा हो रहा है, जिसकी एक टाइम पर एक वो घर पे अपनी एक इंडस्ट्री फैक्ट्री चलाता था, आज उसने 6 फैक्ट्रियां खोल दी। पैसा आ गया। पैसा आने से क्या हुआ? पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया इन 150 सालों में, एंड प्लस में पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया। अब क्या है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को इंडिया में राजा बनी बैठे हैं, अब वो सरकार को बंदे को बंदा नहीं समझ रहे, और ये न्यू मर्चेंट क्लास ने सरकार बना दी उधर बैठे बैठे ने। अब ये सरकार को यूज करेंगे, क्योंकि सरकार तो बेसिक देखो, किंग तो सबसे ऊपर है, किंग है, गवर्नमेंट है, वो तो सबसे ऊपर है ये, तो उसको यूज करके ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करेंगे। तो हमने यही देखना है कि ये चार्टर एक्ट आ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है, क्यों आ रहे हैं? ये पहले आ जाते फिर, अगर ईस्ट सरकार जो गवर्नमेंट है वो चाहती एट द एंड ऑफ द डे कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो, तो पहले आ जाती। अब ऐसा पीछे से क्या फोर्स इसको प्रेशर पड़ रहा है, तो वो किसका प्रेशर पड़ रहा है? न्यू मर्चेंट क्लास का। और ये जो सिस्टम है, ये कौन है? न्यू मर्चेंट क्लास पीछे से चला रही है, सरकार के कंधों पे रख के गोली, उसको गोली वो चला रहे हैं, लेकिन शो ऐसे हो रहा है कि सरकार कर रही है सारा कुछ। वही मैं पूछ रहा हूं कि कॉन्टिन्यूसली वी आर सीइंग दैट समवन इन इंग्लैंड इज ट्राइंग टू वाइप आउट ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट इज दैट ग्रुप विच इज नॉट हैप्पी विद द ईस्ट इंडिया कंपनी? दुश्मन कौन? जिसका आप इंटरेस्ट नहीं कर सकते, जिसको आप फायदा नहीं पहुंचा सकते, और सेम प्रोफेशन में होते हुए एक बंदा ज्यादा कमा रहा है, एक बंदा कम करा रहा है, ऑब्वियसली दोनों की दुश्मनी होगी। तो यहां पर न्यू वर्सेस ओल्ड का कंसेप्ट आ जाता है दोबारा। न्यू वर्सेस ओल्ड का कंसेप्ट आ गया, और न्यू वर्सेस ओल्ड का कंसेप्ट आया तो क्या हो गया? क्लैश हो गया। अब क्लैश कैसे हो गया? एक बार दोबारा से आप देख लो
कि 1600 टू 1757 मर्केंटाइल फेज, मर्चेंट्स हैं, सिर्फ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लिया, ठीक है। 1757 टू 1813 लगा लो, जब मोनोपोली खत्म हो जाती है, 1813 तक मोनोपोली खत्म होगी, तब तक वो क्या कर रहे हैं कि यहां से जो पहले 100 रुपए में चीज लेके 200 में बेच रहे थे, अब वो क्या करें 2 रुपए में लेके 200 में बेच रहे हैं, ठीक है। 1813 में नो डाउट मोनोपोली खत्म हो जाती है, बट 33 या फिर 58 तक, 57 की रिवोल्ट के बाद 58 तक, अब वो क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से खरीद रही है और उसके बाद M1, M2, M3 को बेच रही है। बट 1858 के बाद क्या होता है, इंडिया से सामान उठाया, M1, M2, M3 सीधा आते हैं, अपनी उन्होंने जमीन ली, अपने उन्होंने पीजेंट्स छोड़े वहां पे, ठीक है, लैंडलेस लेबरर्स बैठे हैं, बहुत सारे मंडियों में बैठे हैं सारे लोग, वहां से उठाए, ट्रक भरा, अपनी जमीन पे जाके करा कि ये क्रॉप उगाओ, यहाँ पे वो उगा रहे हैं, बढ़िया उगा रहे हैं। तो ये सारा इनका चल रहा है आपका क्या, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का फेजेस रहे, ठीक है। और पीछे कौन बैठे इनके, न्यू मर्चेंट क्लास। अभी न्यू मर्चेंट क्लास इसीलिए खफा है, क्यों, सारा पैसा तो ईस्ट इंडिया कंपनी कमाई जा रही है, हमें तो कोई प्रॉफिट ही नहीं आ रहा। वही सेम थिंग, इंडियन गुड्स इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंग्लैंड एंड फाइन ऑन इंडियन गुड्स करा, ताकि एक्सपोर्ट कम हो और वहां पे इंपोर्ट ज्यादा हो। विद द कमिंग ऑफ 1813 एक्ट, ये भी हमने काफी पढ़ लिया हुआ है, सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो ये भी वही चीज हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, प्लासी बक्सर, बेसिकली इनमें फेजेस बताए कि प्लासी बक्सर से पहले क्या सीन था, बक्सर के बाद क्या हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस शुरू होगी, न्यू मर्चेंट क्लास आ गया, तो उसके बाद क्या बना। अब ब्रिटिश इकोनॉमी हैज चेंज टू, अब जब ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जब इकोनॉमी चेंज हुई तो उससे सोसाइटी भी चेंज होगी। तो अब हम वो देख लेते हैं क्या हुआ, उसके इकोनॉमिक फीचर्स क्या थे, फैक्ट्रियां बनने लगी है वहां पे, ठीक है, मशीनें आ गई और कैपिटलिज्म आ गया। अब ये फीचर्स क्या है ब्रिटिश लैंड की, ठीक है, वहां पे फैक्ट्रीज आ गई, मशीन्स आ गई और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बन गया। अभी तक वही चल रहा है कि ये जो मैंने आपको पहले समझा दिया, न्यू मर्चेंट क्लास, ये वही चल रहा है सारा। विद द चेंज इन इकोनॉमी द सोसाइटी ऑल्सो चेंज, द ड्रेन ऑफ वेल्थ इज एविडेंट इन ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश आर्किटेक्चर की आप कोई भी फोटोज देखोगे, और पर्टिकुलरली उस पीरियड की आप देखना, बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट उनकी बिल्डिंग्स है। कारण पैसा यहां से जा रहा है और वहां पे लग रहा है। यहाँ पे पैसा जो मैं बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको तो शेयर डिविडेंड मिल रहा है। एक होती है सीपी, एक होती है एसपी, सेलिंग कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर एक चीज एक्स में पड़ रही है और वो बेच उसको 100x में रही है, प्रॉफिट निकाल लो इसका क्या होगा, 100 टाइम्स वो उस रेट लगा रही है, तो उसका प्रॉफिट देख लो क्या हो रहा है। और यही पैसा, और यही उनकी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी, जिसकी वजह से पैसा सारा ड्रेन आउट हो रहा है। द न्यू क्लास हैड डिफरेंट इंटरेस्ट देन ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने खरीदना पड़ता था। दिस क्लास हैड अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट विद ईएसी। अब दोनों के इंटरेस्ट सेम है, क्या है इंटरेस्ट दोनों का, प्रॉफिट, और प्रॉफिट के चक्कर में क्या है, दोनों में क्लैश हो जाता है। और क्लैश को कौन फुलफिल कर रहा है, उनका गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। इंडिया हेंस बिकेम एग्रीकल्चर फार्म हाउस ऑफ इंडस्ट्रियल ब्रिटेन। अब वहां पर क्या हुआ, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, अब उन्होंने क्या करा, वहां से खेत सारे खत्म कर दिए। जो पहले इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, वहां से उन्होंने कहा यहां से खत्म करो, हम वहां से लेके आएंगे इंडिया या अपनी कॉलोनी से सामान, रॉ मटेरियल लेके आएंगे और बेचेंगे। जैसे कॉर्न्स है, छली है, 5 रुपए की मिलती है, भून के 20 रुपए की, और पीवीआर में जाके 200 रुपए की। तो वही कर रहे थे, 5 रुपए की यहां से उठाई, कॉर्न्स यहां से उठाए और पीवीआर में जाके 200 रुपए में बेच दिए। तो यही ब्रिटिशर्स कर रहे थे उस टाइम पर भी। रॉ मटेरियल यहां से कॉटन उठाया, उसको प्रोसेस करा और उसकी शर्ट बना के वापस इंडिया में बेच दिया। 10 रुपए का कॉटन लिया, बट 500 रुपए की वो उन्होंने शर्ट बेच दी। तो ये क्या चल रहा है, ब्रिटिश कॉलोनिज्म, इकोनॉमिक कॉलोनिज्म चल रहा है। अब उसके लिए उन्हें देखो, अब एक धोती पहनने वाले बंदे को उन्होंने जीन या ट्राउजर डलवाना, तो उनकी पहले दिमाग भी चेंज करना पड़ेगा। और दिमाग कहां से चेंज होता है, एजुकेशन से। तो इसलिए क्या करेंगे, वो मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोलेंगे, उसके बाद
मतलब कि काफी हद तक वो सपोर्ट भी करेंगे जो एजुकेशन, जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, ही अलॉन्ग विद अदर यूरोपियन लीडर्स वो क्या करते हैं, स्कूल्स में इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कारण इंडस्ट्रियल गुड्स जो है बेसिकली फॉर वुमेन, अगर वुमेन की इतनी ही बुरी हालत रहेगी कि वो घर के अंदर रहेगी तो कौन कंज्यूमर बनेगा, तो इसलिए क्या करते हैं वो वुमेन रिफॉर्म्स लेके आते हैं ताकि जो वुमेन है वो घर से बाहर निकले और काम करे। बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि वो उनके कस्टमर बन सके। तो इस चक्कर में क्या है, पूरा एक सिस्टम ही चेंज हो जाता है, और वही है धोती से हमें कहां पे पहुंचा देते हैं, शर्ट पैंट पे या जीन्स में। सो दिस इकोनॉमिक चेंज लीड्स टू द असैसिनेशन ऑफ 2000 ईयर ओल्ड कल्चर एंड इंडस्ट्री, और वो आज तक कंटिन्यूइंग है। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ एक सेपरेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आपने इसका होमवर्क, इसमें क्या होमवर्क है कि सारे ऑथर्स एंड उनकी बुक्स, ठीक है, ये आपने ढूंढ के लाना है कि दादा भाई नारोजी ने क्या कंसेप्ट दिया अपनी कौन सी बुक में, आरपी दत्त ने कौन सा दिया। तो ऐसे आप ड्रेन ऑफ वेल्थ जब करोगे ना, आपको 3-4 ऑथर्स दिखेंगे, उनके कंसेप्ट्स दिखेंगे कि उन्होंने क्या आइडियाज दिए, और थर्डली उनकी बुक का नाम क्या है, ये आपने ढूंढ के लाना। अब इंडिया में अगर हम स्टोन एज की बात करें, ठीक है, जो भी आया इंडिया का होके रह गए, बहुत रेयर हुए जो आए और लूट मार के चले गए, ठीक है, बट 98% जो है वो आए और उनका इंडियनाइजेशन हो गया। चाहे वो हिंदूज थे, चाहे वो मुस्लिम्स थे, चाहे वो क्रिश्चियंस थे, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है, बट इंडियनाइजेशन हो गया उन्होंने, वो यहीं पर आए और सेटल डाउन हो गए। बट ब्रिटिशर्स का ये सीन नहीं था, वो आए थे सिर्फ राज करने के लिए और वापस जाने के लिए, उनका यहाँ पे रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो इस वजह से क्या होगा कि जो यहाँ पे राज करेगा बेसिकली पैसा कमाएगा, और पैसा कमा के अगर वो यहीं पर रहता तो बढ़िया बात होनी थी, यहीं पे वापस इन्वेस्ट हो जाता, बट वो गया, यहाँ पे गया और इंग्लैंड चले गया और वहां पे जाके पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो बेसिकली हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा इंडिया के। तो सेम दिस थिंग इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक और यहां पे भी दी है कि एक चोर आया आपके घर में, ठीक है, आपके लॉकर में 10 लाख रुपए पड़े थे, चोरी करके ले गया, चलो ठीक है, दुख हुआ, बट आपका घर वही है, आपकी जमीन वही है, आपकी गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं, और आपके पास आपकी किचन नहीं चोरी करके ले गया बेसिकली, ठीक है। बट एक ऐसा चोर आया, आपके पैसे भी ले गया, आपका घर भी ले गया, आपकी जमीन भी ले गया, आपकी गाड़ियां भी ले गया, और आपके खाने पीने का सामान भी ले गया। सो दिस वाज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि हर चीज ही ले गए, जहां से उनको लगा कि 2 पैसे बन रहे हैं तो वो उस चीज को उठा के ले जाते। और ये अब इसको कैसे हम करेंगे, पहले दीवानी मिली, रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी में ड्रेन अकाउंटेड। ये अब जब हम एनसीईआरटी में ये फैक्ट्स देखते हैं ना, 10%, 2%, 7%, ये वाले फैक्ट्स देखेंगे तो याद नहीं करना है इनको, बट इससे वो ये आपको ऑथर जो है वो आपको ये बताना चाहता है कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है चीज का, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ अगर हमने इसको बोल्ड में करके इतना बड़ा लिखा है तो क्यों लिखा है, उसका कारण है। कारण क्या है कि जो 10% ऑफ नेशनल इनकम जो इंडिया में से हो रही थी वो ब्रिटेन जा रही थी, और ब्रिटेन जो अपना 7% खर्च रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे, उसमें से 2% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में से जा रहा था। तो इसीलिए इसको बोल्ड करके दिया है। उसमें जब भी आपको बुक पढ़ते हो, डाटा का मतलब ये नहीं होता कि आपको याद करना है कि इस साल में ये हुआ, इस साल में इतना नुकसान हुआ, वो आपको बता रहा है कि ट्रेंड क्या जा रहा है। जब आप इन्फ्लेशन पढ़ोगे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ोगे, कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो इसमें डाटा जरूर होता है। डाटा इज नॉट मेंट कि आपने याद करना है, डाटा आपको ये बताता है कि यार ये ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल। तो ट्रेंड ये देखो क्या चल रहा है, 18th सेंचुरी में जो 7% पे रहा सीधा 10% पे पहुंच रहा है, कि यहां से इतना पैसा निकल के जा रहा है बाहर, और 10% अगर किसी की नेशनल इनकम बाहर निकल जाए तो खत्म हो सकता है बंदा। और उसके बाद वो क्या कर रहे थे, अपने वहां जाके डेवलपमेंट कर रहे थे। और वही बात है, कॉर्न टू पॉपकॉर्न, 5 रुपए की छल्ली ली और उसको 500 में बेच दिया पॉपकॉर्न बना के। तो ये चीज चल रही थी। यहां से कॉटन उठाया सस्ते, मतलब कि सस्ता तो क्या, पैसे ही नहीं देने कुछ भी, उल्टा पीजेंट से पैसे लेने हैं कि तेरा टैक्स बनता है इतना, तो उससे पैसे लिए और उसको शर्ट बेच दी 500 रुपए की। तो फायदा ही फायदा ही है सारा, फ्री की चीज लेके आप उसको पैसे ले रहे हो। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है, अब वही बात है, जो ये मिडिल क्लास था, जब इसको पता लगा, इसको अकल आई कि इसका आर फैक्टर, रैशनैलिटी फैक्टर जागा
कि यार ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। एंड दिस बिकम्स द आइडियोलॉजी फॉर फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। सबसे पहले अगर किसी ने बात करी कि यार नहीं हमें इनसे छुटकारा चाहिए, तो उसका कारण क्या बना? ड्रेन ऑफ वेल्थ। और इकोनॉमिस्ट कौन थे? दादा भाई नारोजी जैसे बंदे, जिन्होंने इस कंसेप्ट को लोगों के सामने रखा। और कैसे रखेंगे सामने? बुक्स के माध्यम से। तो इसीलिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि कौन सी बुक थी ऐसी जिसने ये कंसेप्ट, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया? लेटर वी सी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ब्रिटिशर्स से कि नहीं जी हम तो इंडिया की डेवलपमेंट कर रहे थे, बट उनको अपने लिए चाहिए था, ट्रेड करना है उन्होंने। अगर बंगाल में लड़ाई होगी, बॉम्बे से उन्होंने सेना बुलानी है, कैसे बुलाएंगे? पैदल तो यार घोड़ों हाथियों पे तो बुलाएंगे नहीं। ट्रेन चलाई, इसीलिए कम्युनिकेशन चलाया, कोई मैसेज पहुंचाना है, पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट करी। तो ये सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि इट इज ओनली देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। सिर्फ उस कारण से हो रहा सारा कुछ। जीटी रोड की रिकंस्ट्रक्शन करा दी, कारण उत्तर पथ सारा इन्होंने कवर करना, इसीलिए करा दी। वो कहते हैं सड़क बना दी जी हमने, पुल बना दिए इतने जो आज तक नहीं। हम भी कई बार मजाक में कह देते हैं कि देखो जी अंग्रेजों का पुल बनाया आज तक है, और जो अभी पीछे 10 साल पहले बना वो टूट गया। तो ये उनके कोई मतलब कि वो दानवीर नहीं है लोग, उनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने करा। नहीं होता तो नहीं करना था। 1853 में सबसे पहली रेल जो है बॉम्बे टू थाने चल रही है, बट इससे पहले मद्रास में इसका मतलब कि पहले ये था 1830 से रादर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था कि नहीं यार इंडिया में रेलवे चाहिए, बट इट वाज ओनली इन 1853 कि ये बॉम्बे टू थाने पहली जो रेल इंजन है वो चली है। एंड इट सर्व्ड मैनी। अब रेलवेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अगेन प्ले करेगी। ठीक है, किसको? मैन्युफैक्चरर को बड़ा फायदा करेगी। बैंकर्स, पैसा, बेसिकली पैसे की इन्वेस्टमेंट हुई है, इन्वेस्टमेंट घूमेगी, ट्रेड होगा तो पैसा वापस बैंक में जाएगा। स्टील कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ। रेल की पटरियां बिछनी है तो स्टील ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। स्टील कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में, यानी कि वहां से पैसा है, मतलब कि वहां से इंडिया जो है खरीदेगा और इंडिया में लगाएंगे वहां पे अपने मतलब के लिए, और खरीदेंगे कहां से? इंग्लैंड से खरीदेंगे। इन्वेस्टर्स, उनको फायदा होगा, इन्वेस्ट किया होगा, डिविडेंड मिलेगा, शेयर मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। मिलिट्री मूवमेंट, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब होएगी तो बंगाल में हुई, बॉम्बे से सैनिक बुला लिए। मद्रास में हुई, साउथ इंडिया तो चलो रहा ही नहीं इसमें, बेसिकली गंगा बेसिन, दिल्ली दोआब वाला रीजन, तो जहां भी लड़ाई हुई दूसरी साइड से इन्होंने सेना बुला ली अपनी। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, इस सबको एक संभालने के लिए कि ये ना हो कि कहीं म्यूटनी हो गया और हम पहुंच ही ना पाए। ठीक है, तो रेलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड टिल डेट रेलवेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अभी हमने रेलवेज के फायदे देखे थे कितने ज्यादा है। इवन आज भी आप ये देखोगे कि रेलवेज उन्होंने अपने पर्पस के लिए करी, बट रेलवेज का एक पॉजिटिव इफेक्ट भी रहा। उन्होंने पंजाब मतलब कि नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट कर दिया सारा। उससे क्या हुआ? नेशनल यूनिटी की भावना आई। जो पहले सिख सिर्फ एक अपने पंजाब के लिए लड़ते थे, अब वो उनको पता लगने लग गया मद्रास में क्या हो रहा है, बंगाल को पता लगने लग गया गुजरात में क्या हो रहा है, वो वहां पे जाते तो पहले भी थे, बट अब फास्टर हो गया सारा, बड़ा फ्रीक्वेंट हो गया। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, पैलेस्तीन, यहां तक अगर देखो ये सारा डिस्टर्ब्ड रीजन है। अगर ये इकट्ठा हो जाता है, अब चलो इंडिया पाकिस्तान शुरू करें, इंडिया पाकिस्तान रोड से अपनी बसें चलाती है और ट्रेन चलाती है, कारण अगर इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैच हो गया ना तो दोस्त बन जाएंगे। और अगर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये वर्ल्ड सुपर पावर बन जाएंगे, कारण सिल्क रूट। इसीलिए क्या है, हम देखते हैं कि ये वाला रीजन जो है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, हमेशा यहाँ पे लड़ाइयां चल रही है। कभी सुना कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इटली में लड़ाइयां चल रही हैं कुछ, ठीक है, तो दंगे दुंगे होते हैं, बट एक होता है ईरान, इराक वाली टाइप, सऊदी वाली जो है, या इंडिया पाकिस्तान या चाइना को, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इनको डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। क्यों करा हुआ है? सिल्क रूट। आज भी अगर इंडिया, पाकिस्तान, हमें कोई ये नहीं लेना चाहिए कि पाकिस्तान दुश्मन है, ये कुछ नहीं है। जिस दिन हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैच हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे रहो, मिलकर रहो। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान का अगर हो गया तो फिर तो कोई मतलब कि कोई पीछे मुड़ने का रास्ता ही नहीं है।
फिर तो उल्टा सारे वापस आएंगे इंडिया में, एक यूनिफाइड नेशन में आएंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन है तो सारे इकट्ठे हुए पड़े। तो अगर आपसे जैसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशन बताओ, तो आप बोलोगे ये तो बहुत जरूरी है हमारे लिए कि इंडिया और पाकिस्तान अगर पुराने वाला हो जाता तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। कारण बस इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं मैच हो पा रहा, और वो कौन नहीं होने दे रहा? वेस्टर्न कंट्रीज फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ये वाली बेल्ट किसी एक कंट्रोल एम्पायर के कंट्रोल में आ गई तो उसके बाद रशिया, चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सब फेल। क्योंकि यहां पर क्या है हमारे पास? रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, जहां मर्जी से खरीद लेंगे, अपने रिसोर्सेज को थोड़ा बेचेंगे, पैसे लेंगे, फैक्ट्री खड़ी कर देंगे। वैसे वो भी नहीं जरूरत, अपना खुद का टैलेंट पूल इतना सारा। सेम में देखो कि इंडिया का अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होता रहा 91 से, लिबरलाइजेशन से पहले, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म से पहले यूएसए का जो रिलेशन है, रशिया के इंडिया क्लोज था बट यूएसए से दूर था। बट 91 के बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ? यूएसए का इंटरेस्ट जो है यहां पे वो कहता है कि मेरा जूता है जापानी, रशिया इनकी बात कर रहा है, इसमें अमेरिका की बात नहीं करता वो, इसमें भी इंग्लैंड तक पहुंचता है। अब 91 के बाद क्या होता है? एलपीजी रिफॉर्म्स आ जाते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स का मतलब मार्केट चाहिए, अब खरीदने वाला चाहिए, और इंडिया और चाइना के अलावा कौन इतनी बड़ी इकोनॉमी है जो खरीद सके? तो इसलिए 91 के बाद देखोगे आप ये सारा अमेरिकन ड्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। सारी मूवीज में भी अमेरिका आने लग गया था। जैसे अब मूवीज में क्या आ रहा है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है। तब अगर आप उस टाइम की मूवीज देखोगे तो उसमें आप पंजाबी, हिंदी जो मर्जी देख लो, उसमें अमेरिकन ड्रीम की बात कर रहे हैं। ये मैकडोनल्ड्स जैसी की चेन्स बन रही है, बन रहा है, तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो आपको सोसाइटी जब चेंज हो रही है, कल्चर जब चेंज हो रहा है, पॉलिटी चेंज हो रही है, कुछ भी चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। इकोनॉमिक ही अगर इंटरेस्ट है तो आपका दोस्त है, इकोनॉमिक अगर आपके अगेंस्ट जा रही है वो चीज इकोनॉमिकली, तो वो आपका दुश्मन है। इसके अलावा कुछ नहीं होता, कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं। तो इसलिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश अगर इकट्ठे होते हैं कल को, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जिस दिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मैच कर गया और उन्होंने मतलब कि समझ लिया कि नहीं, ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है सबको अलग अलग रखने की, आज तक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में नहीं हुआ दोबारा। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इसी में लड़ाइयां चली जा रही है बेचारों में, पूरा सीरिया पैलेस्टीन की लड़ाई चली जा रही है। तो इट इज ऑल स्ट्रेटेजिक एंड ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ सम कंसर्न। ठीक है, अब 350 करोड़ 350 करोड़ वर इन्वेस्टेड जब इंडिया में रेलवेज बनते हैं, बट उसमें से एक पैसा इंडिया का नहीं लगता है। कहां से पैसा आता है? इंग्लैंड से आता है। और जो इसका शेयर होगा, प्रॉफिट होगा, डिविडेंड होगा, जो ट्रेन की टिकटें बिकेंगी उसमें प्रॉफिट, बेसिकली वही है ना। देखो, इन्वेस्ट कर दिया आपने एक बिल्डिंग में, उसमें 4-5 दुकानें थी, उसमें वो किराए पे चली गई या कुछ बिक गई, तो पैसे जो ओनर है उसके पास ही जाएंगे। तो ये पैसे किसके पास जा रहे हैं? वापस इंग्लैंड के पास में। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरा पीक पे, वहां पे अब जितना है वो प्रोडक्शन है, अब वो एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं। चंडीगढ़ में इन्वेस्ट करा, चंडीगढ़ पूरा बन गया, अब न्यू चंडीगढ़ में जाके इन्वेस्ट करना, न्यू चंडीगढ़ बनेगा, फिर जीरकपुर जाके इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसे चल रही है सारी गेम। देयर वाज नेग्लिजिबल शेयर एंड ये हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात कर दी। फॉर द सेम पर्पज 1843 में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज सेटअप फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा। पोस्टल सर्विस शुरू कर दी। क्यों? लड़ाई होगी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज भेजना है, लोगों के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे आम, वो तो लोगों ने धक्के से अपने मतलब कि पॉजिटिव इंटरेस्ट में चीज को ले लिया। एंड लॉर्ड डलहौजी इशूड पोस्टल स्टैम्प्स, और अपने आप को ये कहते हैं कि हमने पोस्टल सर्विस शुरू करी। बट इससे पहले जब हमने इवन एंशिएंट और मेडिवल भी पढ़ा, वी हैड अ वेरी एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, वी हैड अ वेरी एफिशिएंट स्पाई सिस्टम, वी हैड अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। विद टाइम अगर हमारा भी मतलब ये डिसयूनिटी, फ्यूडलिज्म ना होता तो हम भी शायद इसी पेस पे डेवलप करते, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम भी शायद साथ में ले आते हैं उनके साथ में। तो इट इज ऑल अबाउट टाइम, कि क्या किसी की स्ट्रेटेजी थी, क्या किसी की मजबूरी रही, हमारे पास वैक्यूम बना रहा, इसलिए उन्होंने आके कब्जा कर लिया। इन दिस वे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक्टेड एज वेन्स एंड आर्टरीज ऑफ नेशन, दोनों के लिए, इंडियंस के लिए भी और ब्रिटिशर्स के लिए भी। अब हमने ये पढ़ लिया है कि जो ब्रिटिश कंपनी की पॉलिसीज हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। ठीक है, अब उनकी पॉलिसीज पढ़ेंगे हम, और ये थोड़ा सा फैक्चुअल रहेगा। ठीक है,
कि अगर लैंड, ये कोई इन्होंने टैक्सेशन सिस्टम शुरू कर दिया, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी करी, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे, क्या फीचर्स रहे, अब फैक्चुअल चीजें आ जाएंगी कि किसने सबसे पहले सिविल सर्विसेज बनाया, किसने पुलिस सेटअप करी, किसने आर्मी करी, जुडिशरी में क्या हुआ, अब फैक्चुअल चीजें आ जाएंगी। बट उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव छुपा होगा, और मुझे लगता है कि वो पीछे वाले में काफी हद तक हमने डिस्कस कर लिया। तो इसलिए अगर कुछ बीच में से नहीं चीज समझ आएगी तो बता देना, बिकॉज सेम चीज बार बार रिपीट करेंगे नहीं तो, ठीक है। अब इकोनॉमी, एम्पायर बनाना है, ब्रिटिश एम्पायर बनाना है, उसके लिए क्या चाहिए, इकोनॉमी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, 1757 के बाद की, बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट्स मिल गए, यानी कि पैसा इकट्ठा करना है। बट अब पैसा इकट्ठा करना है, उसका तरीका अलग होगा, क्योंकि एक राजा जो पहले था, इंडियन राजा, ठीक है, चाहे वो ईरानी है, तुरानी है, अफगानी है, हिंदू है, जो मर्जी है, बट उसका क्या है, वो अपने एज ए नेशन को लेकर चल रहा है, ठीक है। बट ये कौन लोग हैं, बाहर से फॉरेनर्स हैं, और इनकी पॉलिसी अलग होगी, इसीलिए पैसा इकट्ठा करने का तरीका भी इनका अलग होगा, और वो समय समय पे चेंज होता रहेगा। जब इनको लगा कि नहीं यार ये वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, अब नया करते हैं, तो ये चीज रहेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की पॉलिटिकल पावर बन गई, अब उन्होंने वहां पे अपना करना है। अब क्या करेंगे वो, बाय गुड्स फ्रॉम इंडियन मनी एंड सेल इन वर्ल्ड, गुड्स फ्रॉम कि इंडिया से जो पैसा आ रहा है हमारे पास, उसी से सामान इनका खरीदना है हमें, कि रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास, उससे एडिशन के पास गए या फिर रॉ मटेरियल खरीदा और उसी को दुनिया में बेच दिया, तो मेरी तो कोई इन्वेस्टमेंट हुई ना। ब्रिटिश रूल कंसोलिडेशन, हमेशा किसके लिए लड़ रहे हैं, क्राउन के लिए, इसीलिए इनमें यूनिटी इतनी ज्यादा। कॉन्कर पैन इंडिया, ठीक है, उसके बाद सैलरी भी निकालनी है, जो यहाँ पे कंपनी के लोग हैं उनकी सैलरी भी देनी है। एंड दिस वाज द बिगेस्ट थिंग ऑफ होम चार्जेस। होम चार्जेस कहते हैं, मतलब कि दिस वाज द पार्ट ऑफ होम चार्जेस, जिसको हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं, कि यहाँ से पैसा जो बाहर जा रहा था, कि जो इंडिया में कंपनी के ऑफिशियल्स काम कर रहे थे, उनको सैलरी भी कहां से दी जा रही थी, इंडियन रेवेन्यू से। एंड प्रमोशन ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म, अब ये ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। एंड मेन सोर्सेज क्या है, एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कॉमर्स, मेन प्राइमरी बीइंग एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए अब क्या करेंगे, ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाएंगे। अब ये रहा इंडियन मैप, ठीक है। अब यहां पर जहां जहां आप ये वाला रीजन देख रहे हो, ये वाला रीजन देख रहे हो, यहां पर क्या लेके आते हैं वो, परमानेंट सेटलमेंट। यहां पर लेके आ रहे हैं रायतवाड़ी सिस्टम, और नॉर्थ वाले सिस्टम पे क्या करें, महलवाड़ी सिस्टम। और यहां पर एक तालुकदारी सिस्टम भी डेवलप होता है, वो भी आपको बीच में बता दूंगा मैं। बट तीन जो हम बात करेंगे, और ये सेंटर में थोड़ा सा महल गुजारी भी आ जाता है, परमानेंट, महलवाड़ी, मालगुजारी एंड रायतवाड़ी। अब हर जगह अलग अलग इन्होंने पॉलिसीज यूज करी, उसका कारण क्या, हर जगह की अलग नीड्स और डिमांड्स थी, हर जगह पे अलग सिस्टम चल रहा था। जहां पे राजे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पे राजों को बिल्कुल खत्म कर दो, जहां पे पीजेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वहां पीजेंट्स को खत्म कर दो। तो इनकी पॉलिसीज हमेशा चेंज होती रहेंगी। तो जब भी आपने पढ़ना तो मैप को सामने रख के पढ़ना, कि अगर ये परमानेंट सेटलमेंट यहां पर क्यों नहीं लगाई इन्होंने, या फिर रायतवाड़ी इन्होंने यहां पर नॉर्थ में क्यों नहीं लगाई। तो ये आपको मैप जब देखोगे ना, ज्योग्राफी आप देखोगे किसी लैंड की, तो आपको समझ आ जाएगा, वो हम अभी समझेंगे इस चीज को। अब इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज किल्ड, कैसे, मैंने तभी बोला था कि कंसेप्ट बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, आर्टिसन से खत्म कर दिया, कैसे, बिल्कुल, वो कहते हैं कि अब हमें फिनिश गुड्स चाहिए नहीं, हमें चाहिए रॉ मटेरियल, और अगर फिनिश गुड्स देनी है तो दे दो, 1-2 रुपए ले लो हमसे, जो 100 रुपए की उसने एमआरपी लगाई होगी, वो बोलेगा 1-2 रुपए लेने तो ले ले। तो उससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल जो है, जो ट्रेड एंड कॉमर्स था बेसिकली इंडिया का अपना, वो खत्म हो गया। अब जो वो खत्म हुआ, तो वो लोग कहां पे चले जाते हैं, फार्मिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर में। और इसलिए सारा प्रेशर अब किस पे है, पैसा इकट्ठा करने का, ट्रेड तो हो नहीं रहा इंडिया में, तो वहां से रेवेन्यू कुछ आ नहीं रहा, तो प्रेशर अब सारा कहां पर हो जाएगा, एग्रीकल्चर। और अब एग्रीकल्चर को लेकिन इफेक्टिवली इन्होंने करना है, बट वो इफेक्टिवली कर नहीं पाते। इसका एग्जांपल क्या है, 2 बार ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से लोन लेने गई है। उसका कारण क्या, उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी। स्टार्टिंग में लोकल लीडर्स, लोकल ठेकेदार्स के थ्रू करा, क्योंकि अभी लोगों में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ओवर द टाइम क्या होगा, जब लोगों को पता लग जाएगा कि अंग्रेज आ गए हैं
और अंग्रेज ही हमारे नए रूलर्स हैं, तो वो कहेंगे चलो ठीक है। बट फॉर द स्टार्टिंग उन्होंने लोकल रिप्रेजेंटेटिव उठाए, उनको कमीशन दिया कि तू जा भाई वहां से मेरे लिए रेवेन्यू इकट्ठा करके ला, 100 रुपीज लेके आएगा, 10 रुपए तेरे। तो वो अभी लोकली कर रहे हैं, बट ओवर द टाइम वो अपने ही ऑफिशियल्स को वहां पे प्लेस कर देंगे। वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट, वही बात है जो बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ वेरी रिस्की बिजनेस। बारिश होगी तो अच्छी है, ज्यादा होगी तब भी बुरी है, नहीं हुई तब भी बुरी है, तो वहां से उनको पैसे नहीं आ पाएंगे। एंड न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लास, उधर से अटैक कौन कर रहा है? न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लास पूरी अटैक करेगी ब्रिटिश सरकार को कि नहीं जी ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करो। तो ये सारे अब बीच में हो रहे हैं कि ये गवर्नमेंट है और ये न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लास है, किसको टारगेट कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जो सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है बेसिकली उसको खत्म कर दिया इन्होंने, ठीक है। इनकी पॉलिसीज ही ऐसी है। अभी लैंड रेवेन्यू में जब जाएंगे तब भी यही होगा कि पीजेंट्स उधर जाएंगे और जिसके पास 2-3 इंडस्ट्री बेसिकली हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री होनी, उसने कोई जमीन खरीद लेगा। बट क्या होगा ओवर द टाइम? वो टैक्स इतना ज्यादा रख देंगे कि जो नया जमींदार बनेगा, अब न्यू जमींदार होंगे, वो भी टैक्स देने में कामयाब नहीं होंगे। तो न्यू जमींदार जो बनेगा उसके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? न्यू जमींदार जो बनेगा, ठीक है, ओवर द टाइम 2-3 बार वो आएगा और नहीं पे कर पाएगा, उसकी क्या करेगी? नीलामी कर देंगे जमीन की। तो नया जमींदार उठ के आएगा, वो बोलेगा मैं करूंगा। ऐसे करते करते जो भी प्रोबेबल किंग्स हैं एरिया के, ठीक है ना, बेसिकली प्रोबेबल जमींदार हैं जिनके पास 2 पैसे हैं, सबको एक एक बार ट्राई करेंगे, उनको निचोड़ेंगे और खत्म करते रहेंगे। ऐसे करते करते सारे जमींदार हो गए खत्म। और अब क्या होगा? लैंड किसके पास जाएगी? ब्रिटिशर्स के पास में। और अब ब्रिटिशर्स क्या है? अपने एजेंट्स, लोकल एजेंट्स को रखेंगे वहां पे और उनको बोलेंगे कि आप जाके, लोकल एजेंट्स को रखेंगे और उनको बोलेंगे कि तुम जाके वहां पे काम करो। अब इसमें क्या होगा? एक न्यू जमींदार क्लास डेवलप होगा, एक ओल्ड जमींदार क्लास डेवलप होगा। और ये जो ओल्ड जमींदार क्लास है और ओल्ड पीजेंट्री है, पीजेंट्री तो देखो उस टाइम पे भी दब रही थी, ठीक है, उसका एक्सप्लॉयटेशन तब भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, ठीक है। ओल्ड फार्मर का, अभी नए फार्मर का, सबका हो रहा है। बट अब क्या है? जमींदार के पास है 2 पैसे। वो क्या बोलेगा? 10 अपने इकट्ठे करेगा बंदों को और 10-12 ये जमींदार इकट्ठे होंगे और अपनी 500 की सेना बना के क्या कर देंगे? रिवोल्ट। अब ऐसे करते करते रिवोल्ट जब बढ़ेगी, रिवोल्ट किसके अगेंस्ट कर देंगे? किसी जमींदार की जमीन ले ली, वो बोलेगा नहीं मेरे को मेरी जमीन वापस करो, नहीं तो मैं रिवोल्ट कर दूंगा। अब ये क्या होगा? जो पुराना ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक या ओल्ड जमींदारी क्लास है, ये जाके अटैक करेगा ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे। और इस अटैक को हम क्या बोलते हैं? रिवोल्ट ऑफ 1857। यहां से होगी रिवोल्ट, जो पुराना, क्योंकि देखो पीजेंट्स तो एशियंट में भी पिस रहा था, मिडिवल में भी पिस रहा था और मॉडर्न में अभी तक भी पिस रहा था। बट अब तक क्या थे? उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लाठी डंडे के साथ लड़ रहे थे। अब पुराना जमींदार था, कुछ पैसे तो थे, उसने क्या करा? 10 बंदे इकट्ठे करे, 5 को उसने गन दे दी, 5 को उसने चाकू पकड़ा दिया। तो बेसिकली अब रिवोल्ट के लिए तैयार तो हो गए ना। तो इसीलिए पीजेंट्स को आगे रख के पीछे कौन खड़ा हुआ? पुरानी एरिस्टोक्रेटिक क्लास, पुराने राजे जिनको हटा दिया, पुराने जमींदार जिसको हटा दिया। तो ये सारे अब इकट्ठे होकर क्या बना देंगे? आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857 को अंजाम देंगे। बट वही है, हर एक का अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट होगा। वो कोई बोलेगा तुमने मेरी जमीन नीलाम कर दी थी, मैंने टैक्स नहीं भरा, मेरे को वो वापस करो। कोई बोलेगा कि रानी झांसी बोलेगी कि मेरे को झांसी दे दो, नाना साहब बोलेंगे मेरी पेंशन बढ़ा दो। तो यही सिस्टम चलता रहेगा, कोई इंडिया के लिए नहीं लड़ेगा यहाँ पे। इसीलिए इसको रिवोल्ट कह रहे हैं सिर्फ, इट इज नॉट ए नेशनल कोई अपराइजिंग नहीं कह रहे इसको। बट फिर भी हम देखेंगे कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले भी काफी रिवोल्ट्स ऐसी अपराइजिंग्स हो रही हैं जो इसको अफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले आ जाता है इजारेदारी सिस्टम। पढ़ा हुआ इजारेदारी सिस्टम है ना, वॉरेन हेस्टिंग ने स्टार्ट करा इसको। और क्या होता है? बोली लगेगी कि जो ज्यादा से ज्यादा मेरे को इस लैंड में से प्रोडक्शन या लैंड में से रेवेन्यू देगा उसकी बोली होगी। बट इसमें क्या होगा? 4 बंदे बैठे हैं, मैंने बोल दिया 100 रुपए मैं दूंगा, उन्होंने बोल दिया 200, उन्होंने बोल दिया 500, तो इनको जमीन मिल गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सरकार कहती है ठीक है मेरे को तो 500 चाहिए, अब उस लैंड में से निकल 200 सकता है सिर्फ, बोल 500 दिया, तो क्या होगा? पीजेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन होगी। पीजेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन होगी, वो तो बेचारा वैसे ही पिस रहा था। बट इससे क्या होगा? 500 एक सीजन दे देंगे, 2 सीजन दे देंगे, तीसरे सीजन नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा? जमीन नीलाम और नया जमींदार आ गया उधर से, तो ये पुराना जमींदार डिस्पोजेस हो गया। तो दिस वाज
इजारेदारी सिस्टम। अब क्या था, इनिशियली इट वाज डन फॉर 5 years, बाद में इसको एनुअली कर दिया था। अब आपने जब भी ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं, आपने ये जरूर देखना है कि जमींदार को लैंड ओनर बनाया गया, ब्रिटिश सरकार को लैंड ओनर, कंपनी को लैंड ओनर बनाया गया, या फिर पीजेंट को लैंड ओनर बनाया गया। ये बहुत जरूरी देखना है, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि इस सिस्टम में हु वाज कंसिडर्ड टू बी द लैंड ओनर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जमींदार वर नॉट डिक्लेयर्ड एज लैंड ओनर्स, वो सिर्फ एक कमीशन एजेंट्स थे कि इस लैंड में से ओनर तुम नहीं हो, ठीक है, ओनर सर कंपनी है, बट इसमें से जितना रेवेन्यू आएगा तुम उसे मेरे को लाके दोगे। एक्सप्लोइटेशन होने लगी, बोली इतनी ज्यादा फालतू की, ज्यादा बड़ी लगा दी, बट बाद में निकला कुछ नहीं, एक्सप्लोइटेशन करी, 1-2 सीजन करा, उसके बाद सेल ऑफ हो गए। अब मैनी ऑफिशियल्स आल्सो पार्टिसिपेटेड थ्रू लोकल्स व्हिच गेव स्कोप फॉर करप्शन। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी बहुत सारा इसमें पार्टिसिपेट करने लगे थ्रू देयर लोकल एजेंट्स, और इससे क्या हो गया, करप्शन होने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी में। अब जहां पर आप देखोगे कि बड़े बड़े जमींदार हैं, वहां पे परमानेंट सेटलमेंट होगी। परमानेंट सेटलमेंट खुद नाम में बता रही है कि परमानेंटली कर दिया सेटल, कि इतना रेवेन्यू निकालना है। बट ये भी क्यों फेल होएगी, क्योंकि कभी तो 100 रुपए वाली जगह से 500 निकल गए, कभी 100 वाली जगह से 50 रुपए निकले, तो इसी में इशू क्रिएट रहता रहेगा। तो इसलिए परमानेंट वाला सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। साउथ में क्या है कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि डेक्कन में इतनी फर्टाइल लैंड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वहां पे रायत को टाइटल दे देंगे कि आज से तू ही इसका ओनर है लैंड का। बट नॉर्थ में क्या होगा, दिल्ली, दोआब, पंजाब वाले रीजन में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं हमारे पास, तो इस वजह से क्या होगा, वो एक लैंडलॉर्ड के साथ भी करेंगे डील कि हाँ हमें कितना टैक्स दे सकते हो, और एक पीजेंट के साथ भी करेंगे, डुअल टैक्सिंग लेंगे, क्योंकि यहां पर जो नॉर्मल पीजेंट भी था वो एक कहाते साउथ के अगर कंपेयर करें तो उसका एक बड़ा लैंडलॉर्ड के इक्वलेंट काउंट करता था। तो इसीलिए वहां से क्या निकली है, माहल कास्ट, महलवाड़ी, माहल नाम सुने कहीं आजकल, माहल होते हैं, सरनेम होता है माहल, माहल सरनेम वहां से निकलता है। तो हर इस चीज का टाइटल्स जो है बेसिकली वो सरनेम बन। अभी देखो, कंपनी के ऑफिशियल्स ने प्राइवेट बंदों के साथ मिलके बोलियां लगाने लग गए कि उसको आगे कर दिया, या तो इन्वेस्टमेंट कर दी, या उसको पूरे पैसे दे दिए कि बस तू मेरे नाम पे ले ले और बाद में हम मिलके कमाएंगे। तो दैट मीन्स कंपनी में सिविल सर्विस, जो सिविल सर्वेंट्स है उनमें क्या आ गई, करप्शन। नेक्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट नाम ही खुद बता रही है कि परमानेंटली बता दिया कि कौन ओनर है, कितना टैक्स देना, कितना नहीं देना। बट ओवर ये ज्यादा देर तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या, जमींदार ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पीजेंट्स की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करके पैसे वहां से डबल कमाने शुरू कर दिए। बट परमानेंट सेटलमेंट के अंडर देने तो नहीं है हमेशा, चाहे ज्यादा कमाओ चाहे कम कमाओ। तो इन्होंने एक्सप्लॉइटेशन पूरी जोरों से करी, और जिसकी वजह से खुद अमीर होते रहे और एक्सप्लॉइटेशन होती रही। बट कंपनी को एक्सप्लॉइटेशन से कोई नहीं लेना देना। उन्होंने ये देखा कि जमींदार जो है इतने पावरफुल कैसे हो रहे हैं। उन्होंने तब गेम सी घुमाई, उनको पता लगा कि नहीं यार ये तो यहां से हो रहा है क्या, तो इसलिए परमानेंट सेटलमेंट को खत्म कर देते हैं। कॉर्नवालिस ने स्टार्ट करी 1793 में, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्टर स्मॉल लैंडलॉर्ड्स वर डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ लैंड। अब जो पैसा इकट्ठा कर रहा है वो क्या है, ओनर ऑफ लैंड है, और वो उसके हेरिडिटरी दे देते हैं कि तो तेरा, उसके बाद तेरे मतलब कि आगे जो फ्यूचर जनरेशन है, परपेचुटी में डाल दी उसको। लैंड रेवेन्यू जितना फिक्स करा है उसका 10/11 पार्ट, 10/11 पार्ट किसका गया, स्टेट का, और 1/11 किसका हो गया, ओनर का, उसका जो कमीशन देना उसको। लैंड कुड बी ट्रांसफर्ड और सोल्ड। आगे ना लैंड कमोडिटी बना दी, ओनर बना दिया, राजा नहीं है ओनर, लैंड बना दी, लैंड को कमोडिटी बना दिया। अब परमानेंट सेटलमेंट में ये वर्ड जरूरी आ रहा है, सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज का मतलब क्या होता था, फॉर एग्जांपल उन्होंने रखा है कि 10 तारीख को हर महीने की तुमने आके अपना रेवेन्यू सबमिट कराना। अब अगर वो सनसेट होने तक आके जमा नहीं कराता तो उसकी नीलामी हो जाती है जमीन की। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको, सनसेट क्लॉज कहते हैं। बर्थ ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, ये ताल्लुकदारी सिस्टम यहीं से डेवलप होता है। अब आज भी अगर हम देखते हैं कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया में इतने मतलब कि अगर आप अपने ही सराउंडिंग में देखोगे, कई बंदे ऐसे होंगे जो रहते बाहर है, यहाँ पे सिर्फ साल में 2 बार आते हैं ठेका लेने। ठेका क्या, बेसिकली जो उन्होंने अपनी रेंट आउट करी हुई है जमीन, उसका पैसे लेने आते हैं सिर्फ। अब यहां पर भी यही हुआ, जो बड़े बड़े जमींदार थे ना, जो अगर फॉर एग्जांपल
ये हम लुधियाना बैठे हैं, कोई आसपास का गांव ले लो, उन्होंने क्या करा, नहीं यार सारे अंग्रेज जो है लुधियाने रहते हैं, उनको खुश रखना है, क्योंकि करप्शन तो पूरी है ही है, उनको खुश रखना है ताकि इन केस हमारा सनसेट क्लॉज में कोई इशू आ जाए, कोई कल को डॉक्यूमेंटेशन में कोई साइन सुन कराना है तो उसमें इजी रहे। तो ये क्या करे, सारे जो बड़े जमींदार थे ये मूव करके शहरों में जहां पे अंग्रेज रह रहे थे। अब इन जमींदारों ने अपने नीचे भी किसी को रख लिया कि तू जाके तू भाई उस गांव में रहेगा, ठीक है ना, तो और तू सबसे कलेक्ट करेगा, और उनको क्या बोलने लगे, तालुकदार। और इससे एक सेपरेट जमींदारी क्लास डेवलप हो जाती है जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, एंड दिस इज कॉल्ड तालुकदारी सिस्टम। अब आप बंगाल वाली साइड पे या इधर ईस्टर्न साइड पे जाओगे ना, ये सरनेम मिलेगा आपको, तालुकदार सरनेम मिलेगा आपको। तो ये अब सेकेंडरी जमींदार बन गए। और इससे सबसे बड़ी क्या चीज हुई, बर्थ ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म, जो पार्टीशन तक हमारे को दिखेगा कि लैंडलॉर्ड तो रहता है बॉम्बे में, लेकिन उसकी जमीन कहां पे है, बंगाल में, ठीक है। लैंडलॉर्ड रहता है पंजाब में, बट उसकी जमीन कहां पे है, मध्य प्रदेश में। तो ये आपको सिस्टम दिखेगा कि लैंडलॉर्ड है नहीं, उसने अपने नीचे अपने 2-4 बंदे रखे हैं, वो जाते हैं पैसे लेते हैं, या साल में 2 बार गए और जाके दर्शन दे दिए और पैसे लिए। तो यहां से क्या निकलता है, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। और ये बाद में बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि देखो मेन बॉस है नहीं, मेन बॉस का जो मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव है वो तो एक्सप्लॉइट ही करेगा। वो अगर गवर्नमेंट को देने 100 रुपीज, जमींदार कमा रहा है 400 रुपए, तो तालुकदार है वो 500 रुपए कमाएगा, उसमें से 400, मतलब दैट मीन्स करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है, पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है, दैट मीन्स एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा हो रही है पीजेंट्स की। वो कोशिश करेगा तालुकदार कि 500 निकले, 100 में अपने पास रखूं, 400 मालिक को दे दूं। ये फिर से करप्शन करेगा, ये 300 अपने पास रखेगा, 100 आगे देगा। तो करप्शन बढ़ेगी। करप्शन जो कंपनी के लिए वो अलग बात है, बट अगर हम पीजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 बार देखो डबल उनकी एक्सप्लॉइटेशन होगी अब। एंड दिस मेड 50% बाय 1804। अब देखो इतने ज्यादा रेंट ये लगा देते थे 1804 तक, वी सी दैट 50% ऑफ जमींदार ने अपनी लैंड खोनी पड़ेगी, कारण रेंट दे ही नहीं पाते थे। और एक जमींदार जाता था, नया आता था, नया जाता था, वो मतलब कि ऐसे करते करते सारे जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स होते थे, जो अपने आप को कहते थे कि शायद मैं जमींदार बन सकता हूं, सब खत्म। और जब सभी खत्म तो कौन राजा बन गया अब, पीजेंट को तो दबाना बड़ा इजी है इनके लिए। कौन बन गया अब राजा, क्राउन बन गया, और सारी जनता तो है ही है जनता। एंड जमींदार और महाजन्स डेवलप्ड हु प्रॉफिट ग्रू कैश क्रॉप्स। और लास्ट में जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो क्या कहते हैं कि यार छोड़ो फूड क्रॉप्स को, सिर्फ कैश क्रॉप्स में कॉटन उगाओ, इंडिगो उगाओ, जूट उगाओ, कॉफी उगाओ, टी उगाओ, जो खा नहीं सकते बट बेच सकते हैं हम। उसका फायदा कौन ले रहा है, इंग्लैंड ले रहा है। यहां पर जो ये नई जमींदारी क्लास निकली है उसको थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है, या इंग्लैंड को मिल रहा है, बाकी सारे बेचारे पिसी रहे। फिक्स्ड रेवेन्यू था, बट वही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब इतना कितना ध्यान रख पाएगी कि रेवेन्यू को चेंज करना नहीं करना, ये तो परमानेंट दे दिया इसने कि आज से 100 साल के बाद भी ये इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं करा। सो बड़े सारी रीजन से इसकी वजह से ये फेल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। अब महलवाड़ी सिस्टम में क्या है कि ये अप्लाई कहां पर हो रहा है आपका, एक तो पंजाब वाले रीजन में और एक गंगा दोआब वाले रीजन में। महलवाड़ी सिस्टम इसलिए ज्यादा जरूरी था कि सबसे पहली बात कि वहां पर जो लैंडलॉर्ड है, बेसिकली जो कल्टीवेशन कर रहा है वही ओनर है। सबसे पहला पॉइंट जो मेन है आपका वो ये रहेगा, जो कल्टीवेशन कर रहा है वो ओनर रहेगा, ठीक है। सेकेंडली, अब यहाँ का जो लैंडलॉर्ड है उसकी लैंड जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यानी कि पैसा वो बहुत ज्यादा कमा रहा है वहां से, दैट मीन्स पावरफुल है एज कंपेयर टू साउथ के या ईस्ट वेस्ट के। बेसिकली बाकी दिल्ली दोआब से बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव लैंड है, सप्त सिंधु वाली लैंड है ये सारी, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पर पीजेंट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना लैंडलॉर्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करते हैं, इंग्लिश जाते हैं, दोनों के साथ डील करते हैं। पीजेंट को बोलते हैं तू बता तू कितना टैक्स दे सकता है, वो कहता है मैं इतना दे सकता हूँ, और एक ग्रुप ऑफ विलेजेस को इकट्ठा करके एक उनपे ऑफिसर बैठा देते हैं जिसको क्या बोलते हैं, महल, ठीक है। उस महल के साथ अलग डील करते हैं, ठीक है। उस महल को कहते हैं तू बता तू इन सारे मतलब कि गांव में से कितना पैसा हमें इकट्ठे करके दे सकता है। तो बेसिकली ये डुअल सिस्टम हो जाता है। नेक्स्ट कम्स रायतवाड़ी सिस्टम है। रायतवाड़ी सिस्टम कहां पे फॉलो हो रहा है, डेक्कन वाली साइड पर, नीचे साउथ वाली साइड पर। वहां पर है बैरन लैंड, इतनी ज्यादा मतलब कि लैंड जो है उपजाऊ नहीं है। अब अगर लैंड उपजाऊ नहीं है, प्रॉफिट यानी कि कम है, वहां पर ब्रिटिशर्स को क्या लेना देना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करके। वो कहते हैं यार जो तुम कर रहे हो करिए और तुम्हारे साथ आके हम डील कर देंगे और तुम्हारी ही लैंड होगी उसके बाद।
वो ज्यादा उधर एफर्ट नहीं शो करते, वो कहते हैं रायत जो है, रायत बेसिकली फार्मर, ठीक है ना, रायत का मतलब कहता है फार्मर। तो रायतवाड़ी सिस्टम मतलब कि सीधी डायरेक्ट उन्होंने सेटलमेंट कर ली, और परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज महल गुजार। अब महल गुजार भी एक क्लास ऑफ सोसाइटी है। जब मराठास ने मध्य प्रदेश वाला मिडल प्रोविंस, जो सेंट्रल प्रोविंस वाला रीजन अपने ऑक्यूपेशन में ले लिया, तो वहां पर एक क्लास ऑफ सोसाइटी थी जो फार्मिंग करती थी और मराठाओं को चौथ देती थी। बट जब मराठाओं को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया तो ये लैंड किसके अंडर आ गई? ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। अब ये टैक्स किसको देंगे? ये ब्रिटिशर्स को। और इसमें उन्होंने ज्यादा उनके साथ नहीं करा, बिकॉज ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया था। उन्होंने बोला कि यार जो करना कर, और हमारे साथ जो चौथ देता था हमारे साथ भी रेवेन्यू की फिक्सिंग कर ले। बट यहां पर एक पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर कोई फार्मर है एक लैंड का, वो ओनर है, बट मेरी लैंड है, मैं उस पर मतलब की खेती कर रहा हूँ और टैक्स वगैरह भर रहा हूँ, बट एक साथ का बंदा आता है और बोलता है कि जी नहीं, राजन की लैंड पे मैं ज्यादा आपको प्रोडक्शन करके दे सकता हूँ, तो ब्रिटिशर्स हैड द राइट कि मेरे को मेरी लैंड से हटा दें और उसको रख दें, कि ताकि तू रेवेन्यू ज्यादा दे देगा, तेरे को रख देते। तो ये महल गुजारी से क्या हुआ कि लैंड का राइट किसके पास रहेगा, किसके पास नहीं रहेगा, किसके पास चलेगा? क्राउन के पास, सॉरी कंपनी के पास। नेक्स्ट इज तालुकदारी सिस्टम। वो आपको बता रही है एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के चक्कर में क्या हुआ, एक सब जमींदार, एक सेकेंडरी जमींदार मतलब कि सेकंड इंचार्ज जो होता है जमींदार, वो डेवलप हो जाता है। एंड उसके डेवलपमेंट से हमें क्या मिलता है कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ जाती है, कि क्योंकि करप्शन डबल स्टेज पे होने लगी। अगर एक सीधी जाके किसी का करप्शन करनी है तो एक बंदा अपना शेयर निकाल लेगा और खत्म कर देगा, बट यहाँ पे डबल हो रही है। सो इसको क्या बोल रहे हैं हम? तालुकदारी सिस्टम। अब ये सरनेम भी मिलेगा। सो दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ परमानेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो ब्रिटिशर्स ने फॉलो करी, बट सक्सेसफुल ज्यादा नहीं हो पाई। उसका एग्जाम्पल हमें कहां से पता लगता है क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पाई? क्योंकि 2 बार इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोन लेना पड़ा। सो दिस इज विद द लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अभी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल सर्विसेज पढ़ी है, पुलिस पढ़ी है, जस्टिस पढ़ा है, ये सारा पढ़ा है, बट उसको हम धीरे धीरे करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हम रिवोल्ट ऑफ 1857 खत्म कर दें, क्योंकि अगर हिस्ट्री पढ़नी है उसके 2 पार्टीशन होंगे, 1600 से लेके जब ब्रिटिशर्स आए तब से लेके 1857 तक, और 1857 के बाद, क्योंकि तब उसके बाद क्राउन ने टोटली ओवरटेक कर लिया। आज के लेक्चर में अगर कोई है क्वेरी तो